क्या है कॉम्पैक्ट ऑपरेटर? कंटिन्यूअस ऑपरेटर के साथ कैसे रिलेटेड है? कंटिन्यूअस ऑपरेटर बोलो चाहे बाउंडेड ऑपरेटर बोलो, सिंस बाउंडेड सेम थिंग, कैसे रिलेट प्रॉपर्टीज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, ये सारा काम करना आज अभी। तो सबसे पहले तो डिफाइन करता हूँ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर किसको कहते हैं। कॉम्पैक्ट क्या था, कॉम्पैक्ट सेट क्या था, एक बार तो वो याद करो। कॉम्पैक्ट सेट हमने डिफाइन किया था ए सेट एक्स का, कॉम्पैक्ट बोल दूंगा इस सेट को, इफ एवरी सीक्वेंस इन ए हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो इसको कॉम्पैक्ट बोल देंगे। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस की जो डेफिनेशन होती है वो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे हमने लेके चले हैं सभी डेफिनेशंस में। इफ एवरी सीक्वेंस इन ए हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, जो मर्जी सीक्वेंस ले, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस अगर मिलती है तो ऐसे ए को कॉम्पैक्ट बोल देंगे। अब डिफाइन करते हैं कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। टी इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स पे एक मैप है, लीनियर मैप है, इसको कॉम्पैक्ट बोल दूंगा इफ फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स, और ये ए सबसेट है, ये बाउंडेड होना चाहिए, फॉर एवरी बाउंडेड सबसेट, बाउंडेड सबसेट, ठीक है, दिस ए इज बाउंडेड सबसेट, हर बाउंडेड के लिए द इमेज ऑफ दिस सेट का क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दिस इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो बाउंडेड सेट्स की इमेज का क्लोजर अगर कॉम्पैक्ट है तो उस मैप को कॉम्पैक्ट बोल देंगे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए, जो मर्जी बाउंडेड सबसेट लूं उनकी इमेज यानी कि बाउंडेड सबसेट की इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दिस थिंग शुड बी कॉम्पैक्ट फॉर ऑल बाउंडेड सेट्स। तो ऐसे वाले ऑपरेटर टी मैप को बोल दूंगा टी मैप इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। ये बाउंडेड की इमेजेस का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने का मतलब फिर से कॉम्पैक्ट सेट हो जाता हो। कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर डिफाइन किया था हमने, एवरी देयर इज एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, दैट इज कॉम्पैक्ट। तो टी ऑफ ए क्लोजर के अंदर से, क्लोजर के अंदर से जो मर्जी सीक्वेंस लूं मैं, अब उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिल जानी चाहिए। whenever a is bounded, a बाउंडेड है तो टी ए के क्लोजर में हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलनी चाहिए, तब टी को कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बोल देंगे। तो दिस कॉम्पैक्ट ऑपरेटर और बाउंडेडनेस में क्या रिलेशन है, उससे पहले एक इक्विवेलेंट क्राइटेरिया और बोलता हूँ क्या है, दैट टी अगर एक्स से वाई पे कॉम्पैक्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे कोई बाउंडेड, वैसे तो डेफिनेशन तो कह रही थी बाउंडेड की इमेज, अब बाउंडेड नहीं ले रहा मैं, बाउंडेड सीक्वेंस ले रहा हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस जो मर्जी लो इन एक्स, ठीक है, एक्स के अंदर बाउंडेड सीक्वेंस लिया, ये एक्स था मेरा, ये वाई था मेरा, यहाँ से यहाँ पे मैप है टी, यहाँ सीक्वेंस लिया मैंने x1 x2 x3, दिस सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है, और इसकी इमेज यहाँ आ जाएगी कुछ टी ऑफ x1 टी ऑफ x2 एंड सो ऑन टी ऑफ x3। सो टी ऑफ एक्स एन सीक्वेंस, ये हो गई मेरी वाई के अंदर, ठीक है, वाई में चला गया मैं, दिस सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट subsequence, this is also equivalent to compact की definition, compact operator, the operator is compact if and only if bounded sequences की image has a convergent subsequence। ठीक है भाई, और यही जो लास्ट वाला बोल रहा है, तो मैंने क्या किया है कि तो दोनों स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है, ये प्रूव करना है, चाहे उसको कॉम्पैक्ट बोलूं, कॉम्पैक्ट होता था बाउंडेड सेट की इमेज, तो वन वे तो बिल्कुल इजी है, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट, वन वे इज कॉम्पैक्ट है तो दिस बाउंडेड सीक्वेंस इज ए बाउंडेड सेट आल्सो, ये एक बाउंडेड सेट भी होगा, बाउंडेड सेट।
और बाउंडेड सेट के लिए उसकी इमेज जो बनेगी, ये टी ऑफ एक्सन जो है ये उसकी बाउंडेड इमेज बनेगी। इस बाउंडेड सेट की इमेज इज टी ऑफ एक्सन की, ये एज ए सेट, अब सीक्वेंस नहीं लिखूँ मैं, एज ए सेट, एंड दैट इज कॉम्पैक्ट बाय डेफिनेशन। अगर कॉम्पैक्ट है तो ये इमेज का क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, तो इसके अंदर कोई सीक्वेंस लूंगा मैं, उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। So this result is hold that sequence T of xn has a convergent subsequence. T of xn is this has a convergent. Converse is also true. Converse में क्या करेंगे, सीक्वेंस के लिए ये गिवन हो, सीक्वेंस की इमेज के अंदर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलती है, तो हर बाउंडेड सेट के लिए प्रूव करना हो कि बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर इज कॉम्पैक्ट प्रूव करना हो, दिस थिंग कॉम्पैक्ट करना है, यानी कि उस बाउंडेड सेट की इमेज में हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ढूंढनी हो, ये प्रूव करना है, जबकि गिवन है बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो दैट इज आल्सो ट्रू, उसके लिए ये प्रूफ इधर लिखा है, इधर देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा कन्वर्सली दैट कोई बाउंडेड सीक्वेंस अगर लेके चलूंगा मैं और उसकी इमेज वाई में, वो तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलती है, ये तो गिवन है। अभी प्रूव करना है मुझे बाउंडेड सेट के लिए, लेट कोई बाउंडेड सेट लेके चलता हूँ मैं और टी ऑफ बी क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, दिस इज कॉम्पैक्ट, ये प्रूव करना है। बी को मैंने कोई बाउंडेड सबसेट बी लेके चलूंगा और उसकी इमेज का क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, टी बी क्लोजर को। अब बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड सेट लेके चले और टी ऑफ बी क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव करना, कॉम्पैक्ट प्रूव करने का मतलब है एवरी सीक्वेंस इन दिस सेट हैज ए कन्वर्ट। हाँ भाई, क्या स्क्रीन स्क्रीन में 8.13 थ्योरम नहीं आ रखी भाई? आ रखी है सर। आ रखी है, तुम मिसाल तुम अपना चेक करो। हाँ, तुम्हारा स्क्रीन, हाँ हाँ तुम्हारी स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ तो कंटिन्यूटी वाला 8.1.2, इसी स्क्रीन पे 8.1.3 भी तो है, तुम जूम आउट करो, जूम कर रखा होगा तुमने। हाँ, तो इसी स्क्रीन पे है दूसरे पार्ट में। तो टी ऑफ बी क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, इसका मतलब है कि इसके अंदर से सीक्वेंस लेके चलूंगा, जो मर्जी सीक्वेंस लूं उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढनी है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढनी है। तो कोई भी सीक्वेंस लेके चलेंगे, लेट दिस बी एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है इस टीबी में, और क्योंकि टीबी के अंदर सीक्वेंस है ये, तो कोई ना कोई बी के अंदर भी एलिमेंट रहे होंगे एक्शन जिनकी इमेज वाई एन है। ठीक है, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज इन टी ऑफ बी, बी एक बाउंडेड सेट था, तो ये दिस वाई एन इज ऑब्वियसली इक्वल टू सम टी ऑफ सम एलिमेंट फ्रॉम दिस एक्शन, कोई सीक्वेंस बी के अंदर भी मिलेगी जिसकी इमेज वाई एन रही होगी, तो वो सीक्वेंस मान लिया एक्शन सीक्वेंस। क्योंकि बी बाउंडेड था तो ये सीक्वेंस एक्शन जो बी से ली है, दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। अब कहेगा कि दिस सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड। अब बाउंडेड का रिजल्ट इसने एज्यूम्पशन जो लेके चला था कि बाउंडेड की इमेज जो कि यही है, उसके अंदर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर मिलेगी, तो वही कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ढूंढनी थी मुझे आर्बिट्रेरी सीक्वेंस के लिए। हैंस दिस बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। चाहे तो मैं कहूँ किसी बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर को कॉम्पैक्ट बोल दूं, या फिर बोल दूं बाउंडेड सीक्वेंस की इमेज हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, या फिर दिस थिंग इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, दिस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इन दिस हैज, वो भी कॉम्पैक्ट ही बन गया। तो चाहे बाउंडेड सेट के लिए क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव करें, चाहे टी ऑफ एक्शन को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दूं, बोथ ऑफ दीज आर द सेम थिंग। अब देखते हैं दूसरा पार्ट जो कि था कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर और बाउंडेड ऑपरेटर में क्या रिलेशन है, बाउंडेड ऑपरेटर में क्या, कौन सा किसको इम्प्लाई करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब कॉम्पैक्ट ऑपरेटर तो अभी अभी देख लिया हमने, ये वाला कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, इफ फॉर ऑल बाउंडेड बी टी बी का क्लोजर इज कॉम्पैक्ट।
तो टी को कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बोल देंगे। बाउंडेड कब बोलते थे? इफ टी ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म एक्स हो जाए, देयर एग्जिस्ट सम सी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बाउंडेड बोल देते हैं, बाउंडेड ऑपरेटर बोल देते हैं, बाउंडेड ऑपरेटर। और ऊपर वाली थी ये कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। तो अभी प्रूव करेंगे कॉम्पैक्ट इंप्लाइज बाउंडेड बट बाउंडेड डज नॉट इंप्लाई कॉम्पैक्ट। उल्टा ट्रू नहीं है भाई, उल्टा इज ट्रू इन सम पर्टिकुलर केसेस, वो केसेस देखने हैं फिर। वाई कॉम्पैक्ट इंप्लाइज बाउंडेड, वाई कॉम्पैक्ट इंप्लाइज बाउंडेड, इसका प्रूफ देखता हूँ। ये पहली थ्योरम यही थी, दैट एवरी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर इज बाउंडेड, और बाउंडेड वाली चीज कंटिन्यूअस होती है, बाउंडेड एंड कंटिन्यूटी आर द सेम थिंग, तो वो कंटिन्यूअस आल्सो। वाई इतना सा प्रूफ है बस, ये इतना ही बस। तो कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट तो कह रहा है कि बाउंडेड की इमेजेस, अब ये वाला सेट एक बाउंडेड सेट लेके चल पड़ा ये, जिसमें वन वन लेंथ के वेक्टर हैं, ओनली ओनली वन लेंथ के वेक्टर, तो ये बाउंडेड बाई टू है। ठीक है, इसमें हर एलिमेंट की लेंथ वन है, बाउंडेड बाई टू भी है, बाउंडेड बाई थ्री भी है। सो दिस थिंग इज बाउंडेड, और इसकी जो इमेज बनेगी दिस, उसका क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट जो भी हो, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड दिस। ठीक है, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और कन्वर्स ट्रू होता था फाइनाइट डायमेंशन में। ये रिजल्ट हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज क्लोज्ड एंड बाउंडेड बट कन्वर्स होल्ड इफ स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो यहाँ पे टी ऑफ यू क्लोजर को कॉम्पैक्ट प्रूव कर दिया, इसलिए ये बाउंडेड भी होगा। ठीक है, क्लोज बाउंडेड बाई टू, बाउंडेड बाई थ्री, ऐसे। हाँ, एक सेट वन टू थ्री, ये कोई सेट है, तो दिस सेट इज बाउंडेड बाई फोर, अपर बाउंड है फोर इसका। ठीक है, और ये वाला सेट, मतलब इन इस एलिमेंट का मोड वैल्यू इज लेस देन फोर, एवरी एलिमेंट की। और इस सेट के अंदर यू के अंदर देखूंगा मैं, तो यू के एलिमेंट जो कि वेक्टर हैं, उनकी मोड नहीं बोलेंगे, उनकी नॉर्म बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे उनकी, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर्स, जो मर्जी वेक्टर लो इसमें से, दैट थिंग इज लेस देन इक्वल टू टू फॉर ऑल एक्स, बिकॉज ये तो वन लेंथ वाले ही ले रखे हैं पहले से ही मैंने, ऑब्वियसली बाउंडेड है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस और टी ऑफ यू क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, इसका मतलब कॉम्पैक्ट चीज इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो टी ऑफ यू क्लोजर इज आल्सो बाउंडेड। सिर्फ बाउंडेड बाउंडेड है, टी ऑफ यू क्या हो जाएगा, इस यू के टी लगा देना है, सारे एलिमेंट यहाँ से कोई भी एक्स लो उसको टी लगा दो, दिस थिंग इज बाउंडेड, टी ऑफ यू, टी ऑफ एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड है। हाँ, हाँ भाई, टी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, ना कि सेट। कॉम्पैक्ट ऑपरेटर उसी को बोलता हूं मैं, अभी डेफिनेशन करी थी हमने, किसी ऑपरेटर को कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बोल दूंगा अगर बाउंडेड सेट्स की इमेज, बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो। ये डेफिनेशन है, टी कॉम्पैक्ट गिवन है यहाँ पे, टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, तो जो मर्जी बाउंडेड सेट लूं उसकी इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा, ये गिवन है। तो मैंने जो मर्जी सेट बी ले सकता था, यहाँ पे स्पेशल यू ये लिया बी, दिस इज बी, ये वाला सेट जिसमें वन लेंथ के वेक्टर थे, तो उसकी इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्टनेस। ये कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन थी, ये मैंने यहाँ नहीं पढ़ाई आपको, ऐसे ऊपर पढ़ाया तो था। इफ एवरी बाउंडेड सेट एम, उसकी इमेज इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट यही होता है कि इसका क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, तो उसको कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बोल देंगे। ये यहाँ ऊपर कितना पढ़ाया तो था, ये लिखा तो था कॉम्पैक्ट सेट क्या है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर क्या है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर जब उसकी बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, तो ऐसी चीज को कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर में और कॉम्पैक्ट सेट में। एक ऑपरेटर को कॉम्पैक्ट कहूंगा जब बाउंडेड सेट्स की इमेजेस का क्लोजर कॉम्पैक्ट आता हो। तो यहाँ पे ये वाला बाउंडेड सेट लिया, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट आ गया, अब टी यू क्लोजर इज कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट चीजें सारी क्लोज्ड एंड बाउंडेड भी होती हैं, एज ए सेट जब बन जाएगा। अब ये कॉम्पैक्ट सेट है,
कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट होता है, तो इसलिए इसको बाउंडेड कह रहा है। टी ऑफ यू क्लोजर इज बाउंडेड, तो टी ऑफ यू इज आल्सो बाउंडेड। टी ऑफ यू क्लोजर बाउंडेड है तो टी यू भी बाउंडेड, वो उससे छोटा है। टी यू बाउंडेड है तो ये यू था मेरा, और उस पर टी लगा दूंगा तो एक्स पे ये लगा दिया। दिस नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम सी फॉर ऑल एक्स। यहाँ से जो मर्जी एक्स लूँ, यानी कि सेट का सुप्रीमम भी ले लूँ अगर मैं, जो कि एक्स मेरे वन नॉर्म के आ रहे हो, इसी यू से आ रहे हो, दैट इज आल्सो लेस देन इक्वल टू सी। और ये होती है डेफिनेशन नॉर्म ऑफ टी की। इसका मतलब है दिस इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ऑफ टी। नॉर्म ऑफ टी एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब। और ये चीज बाउंडेड हो जाती है तो टी को बाउंडेड बोल देते हैं। टी इज बाउंडेड ऑपरेटर। टी इज बाउंडेड ऑपरेटर जो प्रूव करना था, दिस टी इज बाउंडेड ऑपरेटर if there exists some c such that t of x is less than equal to c times norm x। और ये norm t जो सुप्रीमम है ये वो काम कर देगा। since this thing is bounded, this set is bounded, the supremum are exist, उस सुप्रीमम को ही norm t डिफाइन करते थे। तो hence norm of tx is less than equal to this thing norm of t times norm of x, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, बस एग्जिस्ट करना चाहिए तो ये रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होती है। हेंस टी इज बाउंडेड ऑपरेटर और कंटिन्यूअस भी होता है। अब कन्वर्स नॉट ट्रू देखते हैं। पिछले लेक्चर अगर ठीक ठाक सुने होंगे और बाद में क्लास किया होगा तो देखो जो भी है प्रॉपर्टी नाम एक ही है, बाउंडेड। अब बाउंडेड ऑपरेटर के लिए इसका अलग मतलब है, फंक्शन के लिए बाउंडेड फंक्शन कब कहूंगा, और सेट के लिए अलग मतलब है। सेट के लिए तो बाउंडेड सेट वो हो जाएगा जब उसके एलिमेंट्स की लेंथ लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट हो जाए, तो बाउंडेड सेट हो जाएगा। बाउंडेड ऑपरेटर तब कहूंगा जब मैं टी एक्स उस फंक्शन, अब फंक्शन को कह रहा हूँ, टी फंक्शन को बाउंडेड, जब इमेजेस जो हैं वो लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स हो जाए फॉर सम सी एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, तब मैं टी को बाउंडेड ऑपरेटर बोलूंगा, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। कॉम्पैक्ट के साथ भी ऐसा ही था, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर अलग चीज है और कॉम्पैक्ट सेट अलग चीज है। तो चलो अभी प्रूव करते हैं कि बाउंडेड डज नॉट इम्प्लाई कॉम्पैक्ट। अगर कोई ऑपरेटर बाउंडेड हो तो जरूरी नहीं है वो कॉम्पैक्ट होगा। अब कॉम्पैक्ट प्रूव करने से पहले, ये प्रूव करने से पहले एक मैं पिछला रिजल्ट याद दिलाता हूँ आपको। हमने एक बार ये प्रूव किया था कि ये बॉल जिसका सेंटर 0 है और 1 रेडियस है, दिस बॉल, ठीक है, और ये 1 भी मैंने इक्वल वाला 1 ले लिया, लेस देन इक्वल टू क्लोज्ड बॉल, दिस इज क्लोज्ड यूनिट बॉल। तो क्लियर है कि ये क्लोज्ड है और यूनिट बॉल है, सिर्फ एक लेंथ के ही वेक्टर हैं तो बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है। और ये कॉम्पैक्ट होगी क्लोज्ड एंड बाउंडेड ओनली इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन में पढ़ रहा हूँ तो ये वाली बॉल मेरी पक्का नॉट कॉम्पैक्ट होगी, नॉट कॉम्पैक्ट, हाँ, दिस थिंग इज नॉट कॉम्पैक्ट, जो कि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है पर कॉम्पैक्ट नहीं होती है। कहाँ पर, इन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। अगर इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस के अंदर मैं ये वाली बॉल ढूंढूंगा 0 सेंटर पे 1 लेंथ तक के सारे वेक्टर्स इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, तो वो सारे के सारे पक्का नॉट कॉम्पैक्ट होते हैं। ये रिजल्ट हमने पहले कर किया था फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस जब किए थे, इसका यूज करेंगे अब, ठीक है। और बाउंडेड के लिए कह रहा हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर इज बाउंडेड, ये भी किया था हमने। आइडेंटिटी ऑपरेटर, वाई आइडेंटिटी, बिकॉज आई ऑफ एक्स इज एक्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो, और नॉर्म ऑफ आई एक्स जो कि इक्वल हो गया नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिख रहे थे हम, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन, ये सी इज इक्वल टू 1 काम कर रहा है यहाँ पे, सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिखो तो इक्वल टू लिख दूं, इक्वल ही आ गए तो। सो आइडेंटिटी मैप इज बाउंडेड ऑपरेटर बाय दिस डेफिनेशन। इस टी की जगह आई पुट कर दूं और सी की जगह 1 कर दूं तो ये इक्वेशन होल्ड हो रही है। आइडेंटिटी इज बाउंडेड ऑपरेटर जो कि कॉम्पैक्ट नहीं है। वाई कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि आई के अंदर कॉम्पैक्ट होने के लिए डेफिनेशन थी कि बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट आना चाहिए।
तो यहाँ पे बाउंडेड ये वाली बॉल लेके चलूंगा मैं। सिंस दिस बॉल इज बाउंडेड, दिस बॉल इज बाउंडेड एंड आइडेंटिटी ऑफ दिस बॉल इज अगेन दिस सेम बॉल, और उसका क्लोजर इज इस बॉल का क्लोजर जो कि पहले ही क्लोज्ड है, वो बी के इक्वल आ गया। एंड दिस सेट शुड बी कॉम्पैक्ट बट दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, बाउंडेड बॉल लेके चला हूं, बाउंडेड की इमेज देखा, आइडेंटिटी मैप में एज इट इज रहेगी। उसका क्लोजर देखा, क्लोजर क्योंकि क्लोज सेट भी है वो, तो सेम ही आ गया। दिस शुड बी कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट नहीं होता, हेंस आइडेंटिटी मैप इज नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, जबकि ये बाउंडेड ऑपरेटर है। तो बाउंडेड डज नॉट इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट। अब बाउंडेड कब इम्प्लाई कर देगा कॉम्पैक्ट, उसके लिए ये रिजल्ट अभी अगला। फाइनाइट डायमेंशन के केस में अगर एक्स से वाई पे कोई मैप हो तो दो केस हैं, या तो एक्स की डायमेंशन फाइनाइट हो तब ये ऑपरेटर मेरा, बाउंडेड ऑपरेटर मेरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बाउंडेड की जरूरत ही नहीं है, फाइनाइट डायमेंशन में सारे लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होते हैं और वो सारे के सारे कॉम्पैक्ट भी हो जाएंगे सेकंड केस में तो। और पहले वाला केस में कह रहा है अगर टी बाउंडेड हो और उसकी इमेज जो वाई में चली जाएगी वो फाइनाइट डायमेंशन की हो, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन की हो, तब मेरा ऑपरेटर कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ऐसे तो सीधा बाउंडेड डज नॉट इम्प्लाइज कॉम्पैक्ट। अभी एग्जांपल देखा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बाउंडेड तो था पर कॉम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अगर ये वाली प्रॉपर्टी और डाल दें कि इमेज सेट इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, तब मेरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा भाई। प्रूफ बिल्कुल छोटा सा है, प्रूफ है इसका भी। हाँ, कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए फिर से वही डेफिनेशन क्या कहेगी, डेफिनेशन तो कहती थी बाउंडेड सेट्स की इमेज का क्लोजर, लेकिन इक्विवेलेंट एक और देखा था हमने कि बाउंडेड सीक्वेंस भी अगर लेके चलूं तो उसकी इमेज के अंदर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढते हैं, तब भी कॉम्पैक्ट हो। हाँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर सभी डायमेंशंस में कॉम्पैक्ट बाउंडेड ही है, जो मर्जी डायमेंशन ले, यहाँ पे इनफाइनाइट ही डायमेंशनल स्पेस लेके चलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी टी बाउंडेड लेके चलना है, डायमेंशन इमेज की फाइनाइट लेनी है और तब टी को कॉम्पैक्ट दिखाना। कॉम्पैक्ट का दिखाने का मतलब है बाउंडेड सीक्वेंस कोई लेके चलोगे, एक्शन कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस, और इस एक्शन की जो इमेज होगी टी ऑफ एक्शन, टी ऑफ एक्शन जो इमेज होगी उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ढूंढ देंगे। अगले पेज पे दिखा रहा हूँ, तो टी ऑफ एक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये प्रूव करना है। एक्शन बाउंडेड सीक्वेंस लेके चलो, वो कॉम्पैक्ट की इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन तो कुछ थी कि क्लोज्ड की इमेज, क्लोज सेट, सॉरी बाउंडेड सेट की इमेज का क्लोजर कॉम्पैक्ट हो, ये थी एक तो डेफिनेशन। और दूसरी ये थ्योरम जो की थी ये कह रही थी कि क्लोज सेट लेने जरूरी नहीं है, आप क्लोज, सॉरी बाउंडेड सेट्स लेने जरूरी नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंस ले लो और उसकी इमेज दिस, if this has convergent subsequence that is also sufficient। दोनों एक ही बात है, बराबर बात है दोनों। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट का क्राइटेरिया था, तो इस वाला प्रूफ ले रहा है, ये इसको प्रूव करेगा अभी। एक्शन कोई बाउंडेड सीक्वेंस लेके चलूंगा, एक्शन बाउंडेड सीक्वेंस है तो नॉर्म ऑफ एक्शन, बाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब क्या है, एक बाउंडेड सेट है, कोई भी एलिमेंट इसका लूंगा उसकी लेंथ फाइनाइट है, दिस इज लेस देन इंफिनिटी, फाइनाइट है, किसी एक नंबर से छोटी है। बाउंडेड होने का मतलब देयर एग्जिस्ट सम के कि उस के से लेस है, और ऑल एन जो मर्जी लो, ये गिवन लेके चला। अब टी बाउंडेड भी लेके चलना है, टी इज बाउंडेड तो टी ऑफ एक्स इज लेस देन सी एक्स, सी नॉर्म एक्स, और फॉर ऑल एक्स तो ये एक्शन सीक्वेंस पर भी लगाऊंगा तो टी ऑफ एक्शन इज लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, ये वाला एक्स एज इट इज एक्शन। ठीक है, बाउंडेड है तो उसकी नॉर्म एग्जिस्ट करती है और सी की जगह नॉर्म टी भी काम करता है। एक्चुअली में नॉर्म टी इज द स्मॉलेस्ट सच वैल्यू सी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो एक सी करेगा तो सी से बड़े सारे करेंगे, तो सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो नॉर्म टी होती है, तो वो लिख रखा है। सिंस नॉर्म टी एग्जिस्ट करती है तो ये भी फाइनाइट है, और ये नॉर्म ऑफ एक्शन भी लेस देन के है, बाउंडेड है तो ये भी फाइनाइट है, उनका प्रोडक्ट इज आल्सो फाइनाइट।
So T of xn का norm is less than some less than some finite number. So T of xn is bounded sequence. T of xn is bounded sequence. इनफाइनाइट डायमेंशन के अंदर टी ऑफ इसके अंदर, और बाउंड फाइनाइट डायमेंशन के अंदर हमने देखा था कि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ कॉम्पैक्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ कॉम्पैक्ट होता है फाइनाइट डायमेंशन के अंदर। और अब हम फाइनाइट के अंदर पहुंच गए हैं, टी ऑफ एक्सन मेरा टी ऑफ एक्स के अंदर चला जाएगा, एक्स की इमेज में, जो कि फाइनाइट डायमेंशन की लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोई अगर बाउंडेड सेट लूंगा मैं, तो वो चाहे क्लोज नहीं हो लेकिन उसका क्लोजर तो पक्का बाउंडेड हो जाएगा। अब ये बी क्लोजर मेरा बाउंडेड भी है और क्लोज्ड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ बाउंडेड भी लें और उसका क्लोजर कर दें तो वो कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो ये वाला कह रहा कि सिर्फ टी ऑफ एक्शन अगर बाउंडेड भी लिया, इसका क्लोजर जो कि यही हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट बन जाएगा इन फाइनाइट डायमेंशन। सिंस फाइनाइट डायमेंशन के टी ऑफ एक्शन का रिलेटिवली कॉम्पैक्ट का मतलब यही होता है, रिलेटिवली का मतलब इसका क्लोजर कर दो। टी ऑफ एक्शन का क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, फाइनाइट डायमेंशन है इसलिए ये वही रिजल्ट है, ये 2.5 जो ऊपर लिखा है ये वाला। तो इसलिए टी ऑफ एक्शन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, कॉम्पैक्ट हो गई इसलिए। और आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया था उसकी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, तो हैंस द रिजल्ट। और डायमेंशन ऑफ एक्स को फाइनाइट ले लेंगे तो एक्स से वाई पे जो मर्जी मैप हो, अगर एक्स की फाइनाइट डायमेंशन है तो उसकी इमेज की तो डायमेंशन और भी कम ही होगी। डायमेंशन ऑफ टी एक्स इज ऑलवेज लेस देन डायमेंशन ऑफ एक्स, एंड इन एक्चुअली में तो डायमेंशन ऑफ दिस रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस वो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स होती है, रैंक नलिटी थ्योरम होती है ये। जोड़ूंगा तब डायमेंशन ऑफ एक्स के पास पहुंचता हूँ। तो अगर एक्स की डायमेंशन फाइनाइट है तो टी एक्स की डायमेंशन इज ऑटोमेटिकली फाइनाइट, और एवरी ऑपरेटर इज बाउंडेड इन फाइनाइट डायमेंशन में। ये रिजल्ट भी प्रूव कर रखा हमने, एवरी लीनियर ऑपरेटर इज बाउंडेड इन फाइनाइट डायमेंशन। तो ये दोनों पार्ट होल्ड हो गए बी से, और टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। अभी एक रिजल्ट और इस आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट बचा है, तो फाइनाइट डायमेंशन के केस में देख लिया क्या है, कंटिन्यूटी के साथ रिलेशन देख लिया, ये कॉम्पैक्टनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, प्रॉपर्टीज मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आपने आप देख लेना। ये वाला भी 8.1.5 रिजल्ट भाई कह रहा है कि अगर टी एन सारे के सारे कॉम्पैक्ट हों, एक्स से वाई पर डिफाइंड है, वाई बनाक स्पेस है, तो अगर वो कहीं कन्वर्ज करते हो टी को तो टी इज आल्सो कॉम्पैक्ट। यानी कि टी एन एक सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रही है टी को, और कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म ऑपरेटर कन्वर्जेंस, वो होती है ये वाली कन्वर्जेंस, दैट डिस्टेंस बिटवीन टी एन एंड टी टेंड्स टू जीरो, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी। कन्वर्ज करने का मतलब अगर ये सारे के सारे कॉम्पैक्ट ऑपरेटर हों टी एन, तो टी इज आल्सो कॉम्पैक्ट, ये प्रूव करना है। दैट लिमिट ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स डिफाइंड फ्रॉम एक्स से वाई, ये सारे एक्स से वाई पे डिफाइंड है टी एन, और वाई बनाक स्पेस है, एक्स कैसा भी हो वाई बनाक स्पेस होना चाहिए, और सारे कॉम्पैक्ट ऑपरेटर अगर थे तो जो लिमिट होगी इनकी यूनिफॉर्म लिमिट, दैट इज आल्सो कॉम्पैक्ट, ये प्रूव करना है भाई। स्टेटमेंट समझ गए, टी वन टी टू टी एन सारे कॉम्पैक्ट हों और कन्वर्ज कर रहे हैं टी को, तो टी को कॉम्पैक्ट दिखाना है, गिवन है एक्स वाई बनाक स्पेस भी गिवन है, तो टी को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट टी इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इमेज ऑफ एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। तो एक बाउंडेड सीक्वेंस लेके चलेंगे, लेट x1 x2 x3 x4 ऐसे ऐसे करके एक बाउंडेड सीक्वेंस लेके चल पड़े, इसको नाम दे दिया xm, एक बाउंडेड सीक्वेंस है ये, दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है भाई, xm इज ए
बाउंडेड सीक्वेंस लिखा हुआ कहीं, ये रहा, एक्सएम इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। कोई आर्बिट्री बाउंडेड लेके चलूंगा, इसकी जो इमेज बनेगी टी ऑफ एक्सएम, उसका एक कन्वर्जेंट टी लगाने पर, इसलिए टी को कॉम्पैक्ट बोलेंगे, टी लगाने पर जो सीक्वेंस बनेगी उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ढूंढना है। दिस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इमेज हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये प्रूव करना है मुझे। तो ऐसे प्रूव करूंगा कि क्योंकि ये T1 T2 Tn सारे कॉम्पैक्ट गिवन हैं, तो T1 जब इस पे लगाता तो ये बन जाती मेरी T ऑफ x1, T ऑफ T1 अगर लगाता T1 ऑफ x1, T1 ऑफ x2, T1 ऑफ x3, ऐसे करके सीक्वेंस बन जाती। तो क्योंकि T1 Tn सारे कॉम्पैक्ट गिवन है, तो इसकी तो एक सबसीक्वेंस मिलेगी, इसको बोल दिया ym। दिस हैज ए सबसीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट होगी, उसको बोल देंगे y1, m। जो इसकी एक सबसीक्वेंस है वो हो सकती है, मान लिया T1 ऑफ x2, फिर T1 ऑफ x10, T1 ऑफ x25, T1 ऑफ x100, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस मिल गई। ठीक है भाई, पहली T1 जब लगाया, तो इस y1m जो कि कन्वर्जेंट है, सब सीक्वेंस है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो ये सीक्वेंस है अभी y1m में से मैं x2 ले लूंगा, x2, x10, x25, ठीक है, जिन पे t लगा हुआ था, ये x100, ये ऑब्वियसली दिस इज सबसीक्वेंस ऑफ xm, इसकी तो सबसीक्वेंस होगी ये x1 x2 x3 की, इसकी सबसीक्वेंस होगी। तो फिर से वही वाला रिजल्ट लगा दूं अब, सिंस t2 इज कॉम्पैक्ट एंड xm इज बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो ये इसकी सबसीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड, दिस सबसीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड एंड t2 इज कॉम्पैक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी अंडर t2, वो यहाँ पे t2 आ जाएगा, दैट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, T2 कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि XM की सबसीक्वेंस है और XM बाउंडेड था, तो ये भी बाउंडेड है। और T2 कॉम्पैक्ट कहेगा कि बाउंडेड की इमेज इस सब पे T2 लगा दूं तो उसके अंदर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी, उस सबसीक्वेंस को हम बोल दिया Y2M, यानी कि T2 ऑफ इसकी सबसीक्वेंस अब X2 X10 वाले की, इसकी मैंने मान लिया X10 T2 ऑफ X100, ऐसे ऐसे करके सबसीक्वेंस जिसमें T2 लगाने पर कन्वर्जेंट हो रही, दिस हैज एक, ठीक है, ये वाली सबसीक्वेंस मिल गई जो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो कोसी भी है, एवरी कन्वर्जेंट थिंग इज कोसी आल्सो। तो यहाँ पे ये यूज कर रहा है कोसी सीक्वेंस, ये T2 ऑफ दिस इज कोसी, T1 ऑफ दिस इज आल्सो कोसी सीक्वेंस, ये मान रहा है बस। तो ऐसे चलता रहेगा। अब ये X10 X100, क्योंकि वो XM की सबसीक्वेंस है, वो बाउंडेड थी, ये भी बाउंडेड होगा, फिर T3 लगा देगा इस पे, तो एक और सीक्वेंस मिल जाएगी Y3M, जिस पे T3 लगाने पर कोसी सीक्वेंस बन रही है या कन्वर्जेंट बन रही है। ऐसे चलता रहेगा, YM T1 T2 Tn ये सब लगा देगा ऐसे ही। तो अब उठाएगा इसके ये वाली टर्म X, ठीक है, ये वाली जो पहली कन्वर्जेंट आई थी ये टर्म X2, दूसरा डायगोनल पे चलेगा ऐसे X100, अब Y3 में जो तीसरी टर्म आई थी वो वाली टर्म, वो कुछ आई होगी 275, पता नहीं, जो भी कुछ ना कुछ नंबर। सो दिस वाले सीक्वेंस ये अपने से पहले वाली सबकी सबसीक्वेंस होगी, इसकी भी सबसीक्वेंस होगी, इसकी भी और YM की भी, सबकी सबसीक्वेंस होगी। और सच ए वे दैट T1 जब इस पे लगेगा T1, तो ये Y1M की सबसीक्वेंस बन जाएगी, सिंस दिस इज कोसी, सबसीक्वेंस इज आल्सो कोसी सीक्वेंस। ये T1 लगाओ इस पे, T2 लगाओ, T3 लगाओ, जो मर्जी Tn लगा दो इस पे, ऑल आर कोसी सीक्वेंसेस। इस सीक्वेंस को नाम दे दिया इसने YM, M। MM क्यों? क्योंकि डायगोनल भी M, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ऐसे करके उठाया है, जो वो ऑल Tn लगाने पर कोसी हो रही है, जो मर्जी Tn लगा दूं तो इसी कोसी सीक्वेंस। पहले तो इसने ये बोला इस पैराग्राफ में, ठीक है, T1 सबसीक्वेंस ढूंढी, T1 लगाने पर कोसी बन जाएगा, फिर उसकी सबसीक्वेंस T2 लगाने पर कोसी, ऐसे चलता रहेगा। फिर डायगोनल वाली जो सीक्वेंस उठाई, लिखा इसने डायगोनल MM जो उठाऊंगा उस पर T1 T2 Tn जो मर्जी लगा दूं, दिस इज कोसी फॉर ऑल n। अब कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेगा, सिंस दिस इज कोसी सीक्वेंस,
फॉर ऑल पी, तो देर एग्जिस्ट एन, एन से आगे जो मर्जी दो टर्म उठा लो इस सीक्वेंस की, वाई जे और वाई के, ये टी पी अगर इस पे लगाऊंगा तो उसकी डिस्टेंस आपस में लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, कोसी सीक्वेंस जो ऑल एन के लिए ट्रू थी, तो वो वाला पी उठाया इसने, जिस पी जो ये गिवन, ये भी गिवन था कि टी एन जो सीक्वेंस है टी को कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इस कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहेगी कि देर एग्जिस्ट सम एन, उससे आगे सारी टर्म टी के पास चली जाएंगी, तो वो एन जो एग्जिस्ट किया है उसको पी मान लिया, ठीक है, उसको पी मान लिया कि टी एम टी को कन्वर्ज करती है, तो एक एन मिलेगा, पी मिलेगा, एक टी और टीपी के बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाई 3 से लिख लिया बस। अब इस पी के लिए ये कोसी लगा लिया, और ये जो एन मिला है, इस एन से आगे जो मर्जी दो टर्म लो, उस पर टी चेक कर रहा है, व्हाट इज टी ऑफ वाई जे एंड टी ऑफ वाई के, इफ दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि देखेंगे वाई दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, तो उससे ये बोल सकता हूँ कि भाई फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन सच दैट आफ्टर एन चूज एनी टू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस टी ऑफ वाई जे सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो मर्जी दो टर्म उठा ली मैंने, उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, हेंस दिस सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, ये वाली कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। कहाँ पे कोसी सीक्वेंस इन वाई, ये टी टी सारे मेरे एक्स से वाई पे मैप थे, वाई के अंदर, और वाई बनाक स्पेस गिवन है, कंप्लीट गिवन है, तो ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ये कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, तो टी ऑफ वाई एम, टी ऑफ वाई एम इज कन्वर्जेंट आल्सो, ठीक है, तो जो एक्सएम सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस लेके चले थे, एक्सएम सीक्वेंस टी ऑफ एक्सएम एक सीक्वेंस आ गई, और ये टी ऑफ वाई एम उसकी सब सीक्वेंस है, क्योंकि वाई एम कौन से उठा रखे हैं, मैंने डायगोनल वाले उठा रखे हैं, इस एक्स वन के ही ये डायगोनल जो बनाए थे, टी वन कन्वर्ज कर रहा था, टी टू कर रहा था, सो दिस एक्स टू एक्स 10 100 एक्स 275 वाज ए सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल बाउंडेड सीक्वेंस, तो ये वाली सब सीक्वेंस मिल गई मुझे जो डायगोनल वाली थी, ये टी लगाने पर ये बाउंडेड लेके चला, उस पे टी लगाऊंगा इस वाली सब सीक्वेंस पे, तो वो कन्वर्जेंट आ गई, हेंस टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर बाउंडेड सीक्वेंस की, ठीक है, ऐसे करके प्रूव किया भाई टी इज कॉम्पैक्ट। तो ये बीच में जो बच गया, तो भाई दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन, इसमें ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट की और यही टर्म ऐड कर दी, टीपी, टीपी मैप जो था वो लगाया वाई जे पे, घटा दिया जोड़ दिया, फिर उसको टीपी मैप एक और माइनस और प्लस की ये टर्म वाई के पे भी लगा के घटा दी जोड़ दी, और अलग अलग मॉडुलस करूंगा तो ये लेस देन इक्वल टू का निशान आ जाएगा। नाउ दिस थिंग इज टी माइनस टीपी ऑफ वाई जे लिख सकता हूँ इसको मैं, इस टर्म को लिख सकता हूँ टी माइनस टीपी ऑपरेटेड ऑन वाई जे, ऐसे करके, और उसका नॉर्म इज लेस देन नॉर्म ऑफ दिस मैप टी, टी माइनस टीपी टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई, बाउंडेडनेस की वजह से, ठीक है, ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, बाउंडेड की वजह से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि टीपी सारे कॉम्पैक्ट गिवन हैं, तो वो बाउंडेड भी हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज बाउंडेड किया था हमने, वो बाउंडेड भी होंगे, सो ऐसे करके लिख दिया, एंड टी माइनस टीपी, ठीक है, ऐसा ही लास्ट टर्म के साथ भी ऐसा ही किया, और बीच वाली टर्म जो कि कन्वर्जेंस से लिख दी यहाँ से, कन्वर्जेंस, बिकॉज टीपी कोसी सीक्वेंस थी, टीपी माइनस टीपी वाई जे माइनस टीपी वाई के इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, कोसी सीक्वेंस ये कि आप बाहर वाले दोनों ऐसे किए, टी माइनस टीपी, क्योंकि टी और टीपी कन्वर्ट कर थे, एप्सिलॉन बाई 3 सी था, एप्सिलॉन बाई 3 सी, और सी ये वाई एन सीक्वेंस बाउंडेड लेके चले हैं, लेस देन सी है, दिस थिंग इज लेस देन सी, और ये एप्सिलॉन बाई 3 सी सब कट के एप्सिलॉन आ जाएगा, वाई नॉर्म ऑफ वाई जे इज बाउंडेड, वाई दिस थिंग इज बाउंडेड बाई सी, वाई जे ये वाली सीक्वेंस है जो ये डायगोनल सब सीक्वेंस ढूंढी है, जो कि मेरी सब सीक्वेंस है एक्सएन सीक्वेंस की, और एक्सएन जो कि मेरा बाउंडेड था पहले ही, ठीक है, तो ये भी बाउंडेड, अगर वो बाउंडेड बाई सी था, तो दिस सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड बाई सी, वो वाला सी यूज कर रहे हैं यहाँ पे,
उसी सी के हिसाब से एप्सिलॉन बाई 3 सी एप्सिलॉन लेके चले थे। ठीक है, चलो टाइम बहुत हो गया, अभी दो रिजल्ट, अच्छा ये एक दो रिजल्ट और कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। वीक कन्वर्जेंस क्या कह रहा है कि अगर x से y पे t कोई ऑपरेटर हो, अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज करती है, x को वीकली कन्वर्ज करती है, तो इनकी इमेजेस जो बनेंगी t ऑफ x1 t ऑफ x2, वो t ऑफ x को स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेंगी, स्ट्रॉन्गली प्रूव करना है। x x से y पे कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है t, t कॉम्पैक्ट है, तो वीकली कन्वर्जेंट की इमेज स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव कर रखा है। ऐसे करेगा कि पहले जो इमेज वाली है, ये इमेज को पहले वीकली प्रूव करेगा। वीकली प्रूव करने से ये हो जाएगा, कल प्रॉपर्टी की थी कि इसकी लिमिट जो होगी वो यूनिक होगी, यूनिक लिमिट होगी, और फिर प्रूव कर देगा कि ये टी ऑफ एक्स को भी कन्वर्ज करेगी, तो ये जो लिमिट है ये टी ऑफ एक्स ही बन जाएगा। फिर इसको स्ट्रॉन्गली प्रूव करेगा बाद में, पहले वीकली प्रूव करेगा। दैट व्हेन एक्शन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली, वीकली का मतलब क्या होता था कि इस एक्स, ये एक्स है वाई है, एक्स से आर के ऊपर जो मैप है फंक्शनल जिनको बोलते हैं एफ, वो इन सीक्वेंस पे लगाओ एफ ऑफ एक्स एन पे, वो पक्का एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल एफ, तब बोलते थे वीकली कन्वर्ज। तो वो लेके चलेगा भी, चलो अगर ये, और इसको प्रूव करना है, अगर इससे आर पे मैप लगा दूंगा, बना दूंगा मैं जी मैप y से r पे, वो g का वो चला जाएगा g के फंक्शनल में, फॉर ऑल g ऑफ दिस सीक्वेंस जो कि t ऑफ एक्सन सीक्वेंस है, शुड कन्वर्ज टू g ऑफ tx को, g ऑफ tx को कन्वर्ज करना चाहिए ये। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये जी ऑफ टी जो है, इसको जी और टी का जो कंपोजिशन है जी ओ टी, इसको एफ डिफाइन कर देगा। दिस इज सम फंक्शन एफ, कि टी यहां से यहां गया और जी उधर से इधर आ रहा है, तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन इधर वाला कोई एफ बन जाएगा, उस एफ को दिखाएगा। ठीक है, ये जो कंपोजिशन था उस एफ को दिखाएगा, ये एफ लीनियर भी होगा, बाउंडेड भी होगा, तो ये एफ एक्स डैश में चला जाएगा एफ। ठीक है, एक्स के ऊपर फंक्शनल हो जाएगा। तो फॉर दिस फंक्शन दिस शुड बी ट्रू, अगर ये एक्शन वीकली कन्वर्ज क्योंकि गिवन है, तो इस फंक्शन के लिए जो कंपोजिशन फंक्शन है इसके लिए भी ये ट्रू होगा। कंपोजिशन एक्शन पे लगाऊंगा तो टी एक्स एफ पर ही कन्वर्ज करेगी, जी टी ऑफ एक्स पे। ठीक है, तो वो वाला लॉजिक लगा रहा है, ऐसे करके प्रूव करेगा। जी इस पे लगा दूंगा एफ एक्शन पे, एक्स एफ की जगह, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, और एफ इज इक्वल टू जी टी, तो जी टी लगा दें यहाँ पे। तो ये वाली सीक्वेंस जी ऑफ टी एक्स एन जी ऑफ टी एक्स को कन्वर्ट कर गई, जो कि वाई था, टी एक्स इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, तो ये ऐसे करके वीकली प्रूव किया पहले तो है, ये आर्बिट्री जी था तो इसलिए वीकली कन्वर्ट कर गया। अब स्ट्रॉन्गली करेगा। स्ट्रॉन्गली में क्या होता है कि नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई शुड टेंड टू जीरो, ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंस। तो फिर ये प्रूव करेगा वाई एन माइनस वाई। चलो इसको देख लोगे, दो रिजल्ट जो आपके छोड़ दिए थे, हार्मोनिक थ्योरम और एक सी ए बी की, आ, वो जल्दी जल्दी बोलता हूँ। हार्मोनिक एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, वो है पेज नंबर 115 पे। हार्मोनिक थ्योरम जो भी है ये एक्सटेंशन थ्योरम है भाई। कोई नहीं, अपना 5 बजे भी तो अपनी ही क्लास है, हाँ क्या भागने की जल्दी है, आराम से करेंगे। हार्मोनिक थ्योरम इज एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या होता है, अगर कोई मैप है, टी कोई मैप है, ठीक है, ये इस बॉक्स से और वाई पे, ठीक है, यहां से वाई पे, एक्स से वाई पे, एक्स अंदर वाला है, और मुझे एक नया मैप, इस मैप को एक्सटेंड करना है टू एक्स प्राइम, एक्स टिल्टा है, बड़े वाला एक्स टिल्टा है। तो एक, तो वो जो नया मैप बनेगा उसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। दिस इज ए मैप फ्रॉम एक्स टिल्टा टू वाई, नया मैप ढूंढा है जो कि इन वाले पॉइंट्स पर, तो जैसे टी बिहेव करता था वैसा ही रहेगा। टी ऑफ एक्स, टी टिल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम कैपिटल एक्स, जब एक्स इस डोमेन से तो आ रहा हो,
तब तो टी के जैसे ही डिफाइन कर दो और बाहर जैसे मर्जी डिफाइन कर लो। और जो बाहर भी करते हैं वो भी कोई ना कोई एक एक्स, इस टी मैप की कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक प्रॉपर्टी, टी कैप भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सेम प्रॉपर्टी को। तब मैं टी कैप को एक्सटेंशन ऑफ टी बोल दूंगा, एक्सटेंशन ऑफ टी। ठीक है भाई, फिर से बोलता हूं क्या होता है एक्सटेंशन मैप, क्या होता है एक्सटेंशन मैप? होता है अगर ऐसा कुछ है कि एक्स मेरा सबसेट है, एक्स एक्स डेल्टा का, एक्स से वाई पे कोई मैप टी हो, एक्स से वाई पे पहले से ही है और इस टी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, मान लिया कि टी कंटिन्यूअस ही है, ये प्रॉपर्टी है टी इज कंटिन्यूअस, तो मुझे एक नया मैप ढूंढना हो और इस डोमेन को बढ़ा देना हो, उसके लिए बड़े वाले डोमेन से दिस टी, नया मैप टी टिल्टा नाम दे दूं उसको, जो कि एक्स टिल्टा से वाई पर ही मैप होगा और वो भी कंटिन्यूअस होगा, जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा। और जो एक्स वाला पार्ट है इस एक्स डेल्टा के अंदर, वहां पे वो टी के जैसा ही होना चाहिए, तभी तो उसको एक्सटेंशन बोल देंगे। पहले वाले मैप की एक्सटेंशन है, पहला जैसे डिफाइंड था वो तो है ही है, बाकी के जो और पॉइंट आगे हो सकता है ये एक्स डेल्टा मेरा एक्स क्लोजर हो, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक्स से कुछ और पॉइंट भी डालने हैं, डोमेन बढ़ानी है, और वहां पर उस प्रॉपर्टी को भी प्रिजर्व करेगा। और पहले वाले डोमेन पर तो सेम ही डिफाइन है, बाहर कैसे भी डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हार्मोनिक थ्योरम ऐसे एक्सटेंशन मैप फाइंड करेगी भाई। कब पॉसिबल है ये एक्सटेंशन, कब पॉसिबल नहीं है? कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसमें एक और पॉइंट एक्स में डालते ही खराब हो जाएगी, नहीं बढ़ा सकता मैं, कोई भी मैप नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किन अंडर दीज कंडीशंस वी कैन एक्सटेंड आवर फंक्शन, एक एक्सटेंशन मिल जाएगी जो कि बड़ी डोमेन पर डिफाइंड होगी। तो उसके लिए ये हार्मोनिक थ्योरम क्या कह रही है कि अगर सब लीनियर फंक्शनल हो, सब फंक्शनल पढ़ा था हमने, लीनियर भी पढ़ा था, क्या होता था लीनियर फंक्शनल, कि भाई एक्स प्लस वाई को, जैसे ये एक्स प्लस वाई को पी एक्स प्लस पी वाई के इक्वल बना देता और अल्फा एक्स में से अल्फा को बाहर निकाल देता, तो उसको लीनियर बोलते थे। अब सब लीनियर होएगा जिसमें सब एडिटिव और पॉजिटिव होमोजीनियस हो। सब एडिटिव होता है एक्स प्लस वाई की इमेज लेस देन इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई हो। ठीक है, लीनियर के लिए एडिटिव होता था, इक्वल आ जाता है यहाँ पे पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, तब लीनियर का एडिटिव होता था। सब एडिटिव जब टर्म आएगी तो लेस देन इक्वल टू, और अल्फा, सभी अल्फा, ऑल अल्फा बाहर आते हैं तब वो होमोजीनियस बोलते हैं, पॉजिटिव होमोजीनियस बोलेंगे अगर फॉर पॉजिटिव अल्फा, फॉर ऑल पॉजिटिव अल्फा, अल्फा बाहर आ जाए पी से। तो ये दो प्रॉपर्टी को हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लिया लीनियर वाली से, एडिटिव को सब एडिटिव मान लिया और होमोजेनियस को पॉजिटिव होमोजेनियस। ये जो दो प्रॉपर्टीज इस मैप के पास होंगी, उस पी मैप को बोल देंगे पी इज सब लीनियर। लीनियर तो नहीं है पर लीनियर का ही कुछ भाईचारा है, चाचा ताऊ का लड़का है, सब लीनियर। ठीक है भाई, डेफिनेशन पी मैप की, सब लीनियर की डेफिनेशन, जो कि सब एडिटिव हो और पॉजिटिव होमोजीनियस हो। अब अगर ऐसा कोई पी मैप, ठीक है, ये तो सब लीनियर मैप हो गया। अब अपना एक्सटेंशन थ्योरम पे आ जाओ। बना के एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है? ये कह रही है एक्स कोई रियल वेक्टर स्पेस है। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब है कि एक्स ओवर फील्ड, फील्ड एफ, वो फील्ड मेरा रियल है, एक्स ओवर आर है। और पी कोई सब लीनियर फंक्शनल है। फंक्शनल क्या होता है? दैट पी इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू आर, फील्ड पर जो मैप होते हैं उसको फंक्शनल बोलते हैं। और ये पी सब लीनियर भी है, यानी कि इसके पास दो प्रॉपर्टी है पी के पास, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, और पी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स पी एक्स फॉर पॉजिटिव अल्फा। पॉजिटिव अल्फा के लिए ऐसा है, सभी के लिए पता नहीं। ऐसा कोई पी सब लीनियर फंक्शनल भी है। अब कोई भी फंक्शन एफ फंक्शनल ले ले हम, लीनियर फंक्शनल, जो कि एक्स के सबस्पेस जेड से, ठीक है, जेड पर डिफाइंड हो, जो जेड से एक्स पे डिफाइंड हो, लीनियर फंक्शनल, जेड जो कि है सबस्पेस ऑफ एक्स। ठीक है, ये जेड है मेरा
और ये एक्स है मेरा बड़े वाला, छोटे वाला जेड है। अब जेड से आर पर अगर कोई फंक्शनल डिफाइन हो, लीनियर फंक्शनल एफ, ये मैप है एफ मैप। तो इस एफ, एक तो लीनियर फंक्शनल जेड से आर पे हो, और इस एफ के पास ये दो प्रॉपर्टी भी हो, दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी एक्स, एक ही प्रॉपर्टी। वो कोई जो कोई पी एक्स ऐसा मिल जाए, कोई पी जिससे ये छोटा हो, इन दैट केस इस एफ को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं अप टू कैपिटल एक्स। पूरी डोमेन पर इसको मैं बढ़ा सकता हूँ कि यहाँ तो सेम ही रहे, एफ टिल्टा करके डिफाइन कर दूंगा, दिस एफ टिल्टा इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू आर, वेयर एफ वाज ए मैप फ्रॉम जेड टू आर। एफ जेड से आर पे मैप था और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, तो इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ पूरे स्पेस एक्स से आर पे, और वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही रहेगा। ये एफ एक्स लेस देन पी एक्स था, तो एफ टिल्टा भी लेस देन पी एक्स रहता रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करेगा, और डोमेन को बढ़ा सकते हैं फॉर एवरी लीनियर फंक्शनल वेयर पी इज सब लीनियर फंक्शनल। ऐस ये थ्योरम होगी मेरी हान एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम भी बोलते हैं इसको। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या है एक्सटेंशन थ्योरम। पहले तो एक सब लीनियर मैप क्या होता है ये डिफाइन किया हमने, जिसके पास ये दो प्रॉपर्टी हो, पॉजिटिव सब एडिटिव एंड पॉजिटिव होमोजेनियस। एक पी मैप डिफाइन किया स्पेस एक्स से आर पे, ऐसे वाला मैप जिसके पास दो प्रॉपर्टी है उसको सब एडिटिव बोल दिया। इस मैप का यूज किया है प्रॉपर्टी डिफाइन करने में। क्या कह रहा है, अगर कोई मैप जेड कोई सबसेट है एक्स का, अगर कोई मैप जेड से आर पे लीनियर फंक्शनल हो, और ऐसा हो कि एफ मेरा लेस देन इक्वल टू पी है, देन दिस मैप कैन बी एक्सटेंडेड टू ए मैप एफ टिल्टा, जो कि पूरे एक्स से आर पे हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता रहेगा। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू दिस मैप, दिस इज हान बनाक थ्योरम फॉर। समझा नहीं क्या कह रहे हो, लीनियर एक्सटेंशन क्या। हाँ, नहीं नहीं एक्सटेंशन नहीं है पी, पी तो प्रॉपर्टी के लिए, दिस एफ डेल्टा इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो वाला मैप होता है जो बड़ी डोमेन पर डिफाइन हो जाए, ये एक्स बड़ी डोमेन है जेड से, इस एफ की डोमेन जेड थी, उससे बड़ी वाली डोमेन पे डिफाइन कर दिया, और जो जेड के पॉइंट पर पहले वाले मैप के जैसा ही रहे, यानी कि एफ टिल्टा को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूं मैं जेड डोमेन पे, तो ये स्मॉल एफ के जैसा ही हो, पहले वाले फंक्शन के जैसा ही हो, और उससे बाहर जैसे मर्जी डिफाइन करे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। हाँ, एफ एक्स लेस देन पी एक्स। अच्छा, ऐसे आर्बिट्रेरी किसी भी लीनियर फंक्शनल को, कोई भी लीनियर फंक्शनल होता है आर्बिट्रेरी, उसको शायद एक्सटेंड ना कर पाते। ठीक है, उसके लिए रिजल्ट नहीं है कि हर किसी फंक्शनल को जेड से आर पे हो तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी हो कि कोई पी मैप मिलता हो जो इस काम को कर दे, एफ एक्स लेस देन पी होता हो, तब तो मैं पक्का कर पाऊंगा एक्सटेंड, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए। एक्सटर्नल एफ लेके आया एक्सटेंशन, लेकिन अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि कोई सब लीनियर फंक्शनल पी भी एग्जिस्ट करता है और एफ उससे छोटा रहता है, ये आनमनाक थ्योरम है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए। स्टेटमेंट के प्रूफ में बहुत कुछ है, दो तीन पार्ट में प्रूफ करूंगा,
चेन रूल, चेन चेन का मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करेगा, जोन्स लेमा यूज करेगा, अगर पहले कहीं पढ़ रखे हैं तो। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है वो वाली रिलेशन जिसके पास तीन प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है एंटीसिमेट एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होता, एसिमेट्रिक, और तीसरी होती है ट्रांजिटिव। ऐसी रिलेशन जिसके पास ये तीन प्रॉपर्टी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो। सिमेट्रिक ना हो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि आर के ऊपर लेस देन इक्वल टू जो काम करता है, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 ऑलवेज लिख सकता हूँ, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। अगर 5 लेस देन इक्वल टू 7 है तो 7 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू, नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक बोलते हैं उसको, एसिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव तो है ही, 5 लेस देन 7 है, 7 लेस देन 9 है, तो 5 को लेस देन 9 लिख सकता हूँ। तो ये वाला जो रिलेशन है, दिस इज ऑर्डर रिलेशन, जिससे मैं बड़ा और छोटा कुछ बोल पाऊं, ऑर्डर में जचा पाऊं। और जोन्स लेमा क्या कहता है ऐसे केस में, अगर कोई ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर सेट हो कोई, और मैक्सिमल एलिमेंट हर किसी चेन का एग्जिस्ट करता हो, तो पूरा स्पेस भी बाउंडेड हो जाएगा। हर किसी चेन का मतलब होता है, अगर ऐसा हो x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, ये आपस में सारे रिलेटेड हैं, x1 x2 से रिलेटेड, x2 x3 से रिलेटेड, ऐसे ऐसे करके जो मर्जी जहां तक मैं ले जाऊं, x xn पे रोक लिया मैंने, तो दिस इज ए चेन। और अगर हर किसी चेन का मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, सबसे बड़े वाला हर चेन का करता हो, तब जॉन लेमा कहता कि फिर ये चेन वेन छोड़ो, अब पूरे स्पेस में ही मैक्सिमल एलिमेंट जरूर मिलेगा, कि मतलब सारे एलिमेंट इससे बाउंडेड है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा। ये सब पिछले यूजी की बातें हैं ये। अब इसको यूज करेगा ये, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करेगा इस तरह की, ऑल लीनियर फंक्शनल्स जो कि पी से छोटे थे वो सारे इकट्ठे करेगा, सारे सारे एक्सटेंशंस, एफ की सारी एक्सटेंशन इकट्ठी करेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई के लिए है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, दोनों आपके सिलेबस में है। सिलेबस में है आन एक्सटेंशन थ्योरम फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दोनों है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये जो पी मैप जो था उसमें एल, यहाँ पर मुझे अल्फा पॉजिटिव लिखते थे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ रियल के केस में बात होती है। अगर ये अल्फा स्केलर मेरा जो फील्ड से आ रहा है कॉम्प्लेक्स से आ रहा होता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं होता। 3 + 2 आइटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पता नहीं, 3 - 2 आइटा पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो उस केस में मॉडुलस लिया जाता है, मॉडुलस। तो यहाँ पे अल्फा को बस मॉडुलस से चेंज किया है, ठीक है। इन केस व्हेन फील्ड इज नॉट रियल, तब उन्हीं ये वाली तो सेम डेफिनेशन है पी के लिए, दूसरी डेफिनेशन में इधर मोड ऑफ अल्फा ले लिया। तो इस पी को वो जो ऊपर नाम दिया था एक सब लीनियर, सब लीनियर नाम नहीं दे सकता, सब ठीक है, सब लीनियर नाम नहीं दे सकता, ऐसी दो प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी इसको, ऐसे डिफाइन नहीं है लिटरेचर में सब लीनियर कुछ। तो वो ऐसा कोई पी मैप हो और एफ की मोड वैल्यू लेस देन पी हो, फिर से वही एफ मेरा जेड से आर पर, आर या सी जो भी फील्ड है, फील्ड पर एफ लिख देता हूँ, फील्ड पर फंक्शनल है, तो इस एफ की एक्सटेंशन मिल जाएगी सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हुई, बस अब की बार मोड एफ, मोड आ जाएगा, मोड ऑफ एफ बार, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी बात होती है वो सिर्फ ऑर्डर्ड सेट में होती हैं, और सी फील्ड मेरा ऑर्डर्ड नहीं होता, तो सी के अंदर करने के लिए मोड 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 लगाए हैं बस, बाकी डेफिनेशन सेम, सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। एक ऐसा पी मैप है जिसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, एफ जेड से एफ पे फंक्शनल है लीनियर, जो इस पी से छोटा है तो एफ की एक्सटेंशन मिल जाएगी कैपिटल एक्स से एफ पे, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती रहेगी। अब एक रिजल्ट और जो आपका आप कह रहे थे, ये रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन सी ए पी और करा देना, तो इसके बारे में और बोलते हैं भाई, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, ये क्या है पेज नंबर 121 पे।
हाँ, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स कैसे दिखेंगे CAB के ऊपर। अब पहले तो एक बार ये किसके बारे में बात हो रही है वो रिवाइज कर लेते हैं। CAB होता था मेरा सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन AB इंटरवल। और ये CAB मेरा नॉन लीनियर स्पेस भी बन जाता था और कंप्लीट भी बन जाता था अगर मैं इसके ऊपर डी इन्फिनिटी डिस्टेंस ले लेता था, जो कि होती थी डी इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन एफ। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एफ, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, टी इज फ्रॉम द इंटरवल ए बी। जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो डी इन्फिनिटी डिफाइन कर दिया। और इसी को नॉर्म भी डिफाइन करते थे। नॉर्म ऑफ एफ अगर डिफाइन कर दूं मैं, मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन मोड ऑफ एफ ऑफ टी। तो विद दिस नॉर्म ये एक नॉन लीनियर स्पेस भी बन जाता था और कंप्लीट भी हो जाता था। दिस इज ए बनाक स्पेस, बनाक स्पेस बन जाता था। ठीक है, ये तो पिछला कहानी फर्स्ट यूनिट की होगी। अब कोई भी स्पेस से एक्स से आर पे, ठीक है, दूसरे कोने में लिख रहा हूं अब मैं, एक्स से आर पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती थी फील्ड पे, उनको बोलते थे फंक्शनल, लीनियर फंक्शनल। अब कह रहा कि अगर इस एक्स को मैं CAB ले लूं तो वो वाले फंक्शनल्स, ठीक है, जो कि CAB से आर पर डिफाइंड हो। CAB के एलिमेंट जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उस पर अप्लाई होगा ये कंटिन्यूअस। दिस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन नाउ। एफ ऑफ एक्स इज सम रियल नंबर आ जाए, आर के अंदर चला जाए, दिस बिलोंग्स टू आर में चला जाए, रियल वैल्यू। तो फंक्शन अप्लाइड ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि आर में आंसर देते हो, और ये वाले एफ मेरे लीनियर भी हों और बाउंडेड भी हों, बाउंडेड फंक्शनल हो। ये बाउंडेड क्या होता था कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे एक्स कंटिन्यूअस है यहाँ पे, अब नॉर्म को मैं मोड ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूं क्योंकि मैं आर में जा चुका हूं। एफ एक्स इज इन आर, आर के अंदर नॉर्म एंड मोड आर द सेम थिंग। मोड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स जहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये वाली नॉर्म है मैक्सिमम ऑफ एक्स टी। तो यानी कि मुझे वो वाले फंक्शनल्स के बारे में बात करनी है। अब वो वाले फंक्शंस जो कंटिन्यूअस फंक्शंस पर ऑपरेट होते हैं और उनकी मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू सम सी टाइम्स सुप्रीमम और मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये नॉर्म ऑफ एक्स टी हो गया। टी इज फ्रॉम द इंटरवल ए बी। This thing is true for all continuous functions x. This should be true for all कंडीशनल होते हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शन पर डिफाइन होते हैं, लीनियर होते हैं, फर्दर बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड का मतलब ये वाली चीज होती है, ऐसा सी एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ टी लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स हो जाता हो फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे वाले एफ की रिप्रेजेंटेशन देनी है कि ऐसे वाला एफ तो हमेशा मैं ऐसे जहां पे ये एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, डी एक्स ना लिख के डी ऑफ अनोदर फंक्शन डब्ल्यू, डी ऑफ अनोदर फंक्शन डब्ल्यू, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं ऑलवेज, जहां पे डब्ल्यू जो फंक्शन होगा मेरा, ये मेरा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। दिस इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर एफ बिलोंग्स टू CAB का ड्यूअल, यानी कि CAB से आर पे कोई फंक्शनल होगा, लीनियर बाउंडेड फंक्शनल होगा अगर एफ, देन एफ ऑफ एफ इज दिस, एफ कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। तो वो वाला एफ मेरा ऐसे डिफाइन होगा जहां पे डब्ल्यू बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन होगा। अब ये बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है इसके बारे में बोलते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। और इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है जिसमें dx ना लिख के डी ऑफ फंक्शन लिखा जाए। दो चीजें नई आ गई हैं अब। एक तो बाउंडेड वेरिएशन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन जो कि इजी है,
जिसको अभी 1 मिनट में बताएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू सम अनोदर फंक्शन, इसका क्या मतलब है? इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर आपके लिए प्रूफ छोड़ देंगे कि ऐसा एफ को ऐसा करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो आप देखना। इसका प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, समझने में भी मुश्किल है जब तुम समझोगे। आनबनाक थ्योरम बहुत आसान है। तो बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज बाउंडेड वेरिएशन? जैसे साइन एक्स कोई फंक्शन है, साइन एक्स का ग्राफ होगा, 0 पे 0 होगा, 1 हाइट तक जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे जाता रहेगा। ये 2 पाई पर यहाँ तक चला गया, होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब मैं बोलूंगा कि साइन एक्स ने कितना वेरिएशन अचीव किया, वेरिएशन ऑफ साइन एक्स। भाई ये 0 से शुरू हुआ था और बढ़ता ही गया, 1 तक बढ़ के गया, तो टोटल वेरिएशन हो गया 1 प्लस। अब इस 1 से ये घटता घटता -1 तक आया, यहाँ पे वैल्यू है -1। एक बार 0 भी हुआ, फिर नीचे ही चलता रहा -1। 1 से -1 तक आने में 2 का वेरिएशन और किया भाई, 2 फंक्शनल वैल्यू 2 × 2 यूनिट और नीचे आई, फिर इस -1 से 0 पे गया है। तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला वेरिएशन, ये पूरा वेरिएशन, ठीक है, ऊपर से नीचे आया जो, और ये वाला वेरिएशन नीचे से ऊपर जो गया था, ये टोटल वेरिएशन तीनों जुड़ के 4 के इक्वल आ गए। तो फिर कह देंगे कि साइन एक्स का वेरिएशन इज 4, टोटल वेरिएशन ऑफ साइन एक्स इज 4। अगर मेरा फंक्शन होता एक्स स्क्वायर और मैं देख रहा था 0 से 1 तक, ये 1 हाइट पे जाएगा 1, तो इसका वेरिएशन हो गया दिस मच 1। एक्स स्क्वायर फंक्शन का वेरिएशन 0 से 1 पे 1 है, एक्स फंक्शन का उसका भी 1 है, दैट इज आल्सो ऑफ 1 वेरिएशन। अगर मैंने फंक्शन ले लिया साइन ऑफ 1/x, साइन 1/x का ग्राफ ऐसे होता है कि ये इधर से आएगा और 0 की तरफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ऊपर नीचे जंप करता रहेगा। तो ये वाला जो वेरिएशन है 1 हाइट से -1 हाइट तक आया, दिस वेरिएशन इज 2। तो 2 अब यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला वेरिएशन फिर से +2, 2 + 2, अब ये ऊपर नीचे 2 का वेरिएशन इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करेगा, +2 +2 +2, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। सो दिस टोटल वेरिएशन इज इनफाइनाइट। तो साइन 1/x इज ए फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट वेरिएशन। ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं बचा, इनफाइनाइट वेरिएशन आ गया इसमें। तो सो साइन 1/x इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर है भाई वेरिएशन क्या है? जितना भी वेरिएशन फंक्शन में हो सबको जोड़ते जाना है। इसको डिफाइन फिर ऐसे कर देंगे, इसी चीज को अगर डिफाइन करना हो तो जो डोमेन है मेरी, ये मेरी ए से बी तक डोमेन थी फंक्शन की, तो भाई इसके पार्टीशन करो, पार्टीशन, और हर पार्टीशन पे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या थी, दूसरे पॉइंट पे क्या थी, ये जो वेरिएशन आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का जो वेरिएशन आ गया, सभी पार्टीशंस में इस वेरिएशन को कैलकुलेट करते जाओ, जो कि हो जाएगा मेरा एफ ऑफ टी आई -1 माइनस एफ ऑफ टी आई, और इसका लेना पड़ेगा मोड। ये टी आई -1 से टी आई इंटरवल की बात हुई है बस, भाई टी आई -1 पे कहाँ थी और टी आई पे कहाँ थी, उसमें कितना डिफरेंस है, मोड वैल्यू ले लिया, डिफरेंस है, किसी को पहले लिखूं किसी को पद से लिखूं, और उसका कर दो समेशन ओवर ऑल दिस पार्टीशन, ठीक है। और ये वाला समेशन भी सिर्फ एक पार्टीशन का हुआ, ये तो एक पार्टीशन के लिए, ओवर ऑल पार्टीशंस, तो इसका सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस, दिस थिंग इज डिफाइंड एज टोटल वेरिएशन, VAR करके लिख देगा, VAR ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस ऑफ दिस थिंग f ऑफ ti माइनस f ऑफ ti -1 का मॉडुलस का समेशन। वो तो हो गया मेरा बाउंडेड वेरिएशन। क्या होता है ये चीज भाई, जो यहाँ पे W फंक्शन आएगा वो ऐसा फंक्शन आएगा, बाउंडेड वेरिएशन, फाइनाइट बाउंडेड वेरिएशन। हाँ ठीक है, ये वेरिएशन फाइनाइट आ जाए तो बाउंडेड वेरिएशन का बोल देंगे। ये तो था टोटल वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन। अगर ये टोटल वेरिएशन फाइनाइट आए तो बाउंडेड वेरिएशन का, नहीं आए तो नॉट बाउंडेड वेरिएशन का। अब एक चीज और बच गई कि फंक्शन और डी ऑफ अनदर फंक्शन से क्या मतलब है, इस चीज को क्या मतलब है, ये आपने बिल्कुल रियल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ा होगा, दैट एक्स डी अल्फा जो होता था
रीमान स्टिल्जे इंटेग्रल, कहाँ खाली जगह दिख जाए तो मैं थोड़ा और लिख लूंगा। रीमान स्टिल्जे इंटेग्रल, यही लिखते हैं, रीमान स्टिल्जे, स्टिल्जे इंटेग्रल पढ़ रखा है रीमान स्टिल्जे इंटेग्रल, तो बस फिर क्या जरूरत है, पढ़ ही रखा तो थोड़ा फिर रीमान स्टिल्जे। चलो मोटा मोटा बोल लेते हैं क्या होता है। जैसे रिमान इंटीग्रेशन से शुरू करूं, तो रिमान इंटीग्रेशन में ऐसे करता था मैं, कोई फंक्शन ऐसे है, ये उसकी डोमेन है ए से बी तक, इसकी मैं पार्टीशन कर लेता था कुछ, और हर पार्टीशन में, हर पार्टीशन के लिए जो फंक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालता था और ऐसे ही कैपिटल वैल्यू निकालता था, और उसको फिर इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता था, जो कि मेरा लेंथ को लिख देते थे डेल्टा एक्स आई माइनस वन, डेल्टा एक्स आई ऐसे लिख देता था, एक्स आई। इसको जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू के साथ लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, इसको तो बोलते थे लोअर सम्स, एल पी एफ, लोअर सम्स ओवर दिस पार्टीशन ऑफ द फंक्शन एफ, और इसको बोलते थे यूपीएफ। इस यूपीएफ का ले लेते थे इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ यू, और एलपीएफ का लेते थे सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल। अगर ये इक्वल आ जाते तो इसको डिफाइन कर देते थे ए से बी एफ डी एक्स, जो कि मेरा रिमान इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ हो जाता था। ठीक है भाई, ये बात यही होता था रिमान, लोअर सम अपर सम निकाल लो, इक्वल कर दो, कुछ और डेफिनेशन थोड़ी मोटी, इक्विवेलेंट टू दिस। पार्टीशन में भी पार्टीशन को टेंडिंग टू इन्फिनिट, इनफाइनाइट पार्टीशन ले लूं, या फिर लेंथ ऑफ द पार्टीशन टेंडिंग टू जीरो लगा दो, तब सुप्रीमम आएगा, तब इन्फीमम आएगा, वो बातें सारी गायब कर दी। तो अपर सम्स लोअर सम्स कब इक्वल आ जाएंगे, पार्टीशन को और रिफाइन करते जाओ, तब वो रिमान इंटीग्रेशन डिफाइन हो जाता था। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आई लिखा है, यहाँ पे अगर आप लिख दोगे, ये तो होता था डेल्टा एक्स आई, तो होता था आपका एक्स आई माइनस वन द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, और यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर दूं डेल्टा डब्ल्यू आई से, डब्ल्यू इज ए फंक्शन वेयर डेल्टा डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू एट एक्स आई माइनस डब्ल्यू एट एक्स आई माइनस वन। तो एक्स सीधे सीधा इंटरवल की लेंथ ना लेके एक और फंक्शन ले लूं, और उस फंक्शन में क्या वेरिएशन है एक्स आई से एक्स आई माइनस वन जाने में, उससे मल्टीप्लाई करूं फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से और मैक्सिमम वैल्यू से, तब इसका जो ये एल पी एफ ना लिख के एल पी एफ डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, यूपीएफ डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू का भी रोल आ गया इसमें, डब्ल्यू फंक्शन की फंक्शनल वैल्यूज में क्या वेरिएशन आया है इस सब इंटरवल में, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तब ये चीजें अगर इक्वल आ जाएं तो इसको एफ डी डब्ल्यू लिखते हैं, फिर रिमान स्टिल्जे इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। और ये तब डिफाइंड होता है, तब ये जो वेरिएशन है मेरा, ये जो वेरिएशन है ये फाइनाइट आता हो। इसी को तो टोटल वेरिएशन डिफाइन किया था हमने, फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे पार्टीशन के माइनस दूसरे पे मोड करो, सम करो, तो ये बाद में जो समेशन भी होना है, किसी चीज से मल्टीप्लाई होगे, तो ये फाइनाइट तो रहना चाहिए ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये फाइनाइट तभी रहेगा जब फंक्शन एफ भी बाउंडेड हो, बाउंडेड होगा तो मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम एग्जिस्ट करेंगे, स्मॉल एफ बाउंडेड हो, और जो डब्ल्यू फंक्शन ये बाउंडेड वेरिएशन का हो, ये बाउंडेड वेरिएशन का हो, तब ये रिमान स्टिल्जे इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज प्रूव करनी है हमने कि जो भी फंक्शनल सी ए बी पर डिफाइंड होंगे, सी ए बी से आर पर जो भी लीनियर बाउंडेड फंक्शनल्स डिफाइंड होंगे, उसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन जरूर एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई ना कोई डब्ल्यू बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, कि f ऑफ एनी पॉइंट इन दिस ये भी f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। ये x चेंज होता रहेगा फॉर ऑल x, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, अब x को चेंज करते रहो, w फिक्स रहेगा, इस f के लिए w फिक्स रहेगा, ये वाला w, तो f को फिर हम एफ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वो वाला फंक्शनल f की बात हो रही है जो w से एसोसिएटेड है।
ठीक है भाई, तो ये सब आप डेफिनेशन ये सब पढ़ोगे, ये सारी यही बातें लिख रखी हैं कि ये मेरा पार्टीशन कर दी मैंने ए से बी की, मैक्सिमम लेंथ कौन सी थी उसको इट्टा से लिख दिया, और ये फंक्शन की वैल्यू एक्स, एक्स इज द फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन, उसको डब्ल्यू ऑफ टी आई माइनस डब्ल्यू ऑफ टी आई माइनस वन से, इसकी स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई लिखा था हमने यहाँ पे, जो लोअर और अपर सम डिफाइन किए थे, तो कोई भी बीच का भी पॉइंट रखूंगा तो ये चीज भी मेरा इंटीग्रेशन को एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर इस पार्टीशन की मैक्सिमम लेंथ जीरो को टेंड करती हो उस टाइम पे। ठीक है, ये फर्दर रिजल्ट आता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कब सेम आ जाएंगे, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई, जब एम आई स्मॉल एम आई रखूं चाहे कैपिटल एम आई रखूं, जब हमेशा सेम आ रहे हैं ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम, तो फंक्शन की कोई भी वैल्यू रख लो फिर तो ये कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू रख रखी है एफ एक्स एट टी आई, बस ये सेम आएंगे तब जब जो पार्टीशन है मेरी वो बिल्कुल बारीक लेता जाऊंगा मैं, ये जो मैक्सिमम लेंथ जो है जिसको मैंने इट्टा लिखा है, दिस टेंड्स टू जीरो, दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ऑल डेल्टा, तब ये समेशन मेरा किसी जब जिस नंबर को चला जाएगा, जिस नंबर को कन्वर्ज कर जाएगा, दैट नंबर इज डिफाइंड एज रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, और उसकी नोटेशन ये वाली दे देते हैं फिर, एक्स फंक्शन का डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल। और बाउंडेड वेरिएशन भी पढ़ लिया हमने, क्या होता है बाउंडेड वेरिएशन, लीनियर लीनियर रहेगा रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, पहले वाले में भी लीनियर रहेगा और डब्ल्यू में भी अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू टू कर दूंगा तब भी वो अलग अलग टूट जाएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम मिनिमम ये भी ये प्रॉपर्टी होती थी एक, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी करना हो तो एक्स की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और इस इंटरवल का लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके मैक्सिमम से कम रहेगा ये, यानी कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बाहर निकाल दिया और वन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें जो कि b माइनस ए आ जाएगा, तो ऐसा इसमें भी कह रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो बाहर निकाल लो और इस w का वेरिएशन मैक्सिमम वेरिएशन से मल्टीप्लाई कर दें, b माइनस ए लेंथ से नहीं करेंगे वेरिएशन से, इससे लेस रहेगा, दोनों एक ही बात है, ये w को x ही कर दूंगा मैं तो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हेन wt इज आइडेंटिटी फंक्शन, wt इज t। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ बस, और फिर आपका सिलेबस की छुट्टी मेरी तरफ से। दैट रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन सीएबी, कि कोई भी जो मर्जी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ले लो आप सीएबी के ऊपर, सीएबी से आर पे कोई भी मैप ले लो, दैट एफ कैन बी रिटन एज दिस थिंग दिस वे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, और उसका वेरिएशन भी नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल होगा, जो डब्ल्यू वेरिएशन फंक्शन लेके आ रहा हूं मैं उसका वेरिएशन भी नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल रहेगा, ये भी साथ में प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे कर रखा है भाई, प्रूफ के बारे में भी बोलने क्या थोड़ा सा, यस हार्न-बेनाक सर। लगा रखी है यहाँ पे पहले तो, हार्न-बेनाक थ्योरम क्या कहती थी, अगर मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ फंक्शन लेकिन को, सर आपने हन-बनाक क्या करवाई है? तो आप लेट ज्वाइन किया क्या तुमने, हाँ सर, आज लेट हो गई। तो फिर देखो अब लेट ज्वाइन किया ऐसी बातें कर रहे हो आप। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, आपने पहले ही करवा दी। एक्स अगर एफ से सॉरी जेड से फील्ड पर अगर कोई मैप हो तो उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं एक्स से एफ पर, जेड से एफ पे कोई मैप हो तो एक्स से एफ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, वेयर जेड इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्सटेंशन क्या होगी कि एफ टिल्टा और एफ सेम होंगे, जेड के ऊपर तो सेम रहेंगे और बाहर जैसे मर्जी डिफाइन हो, और बाहर भी किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ऐसे करके ये अनबनाक थ्योरम होती थी। तो यहाँ पे इस फंक्शनल जो लेके चलना हमने सी ए बी से आर पे एफ को, इसकी एक्सटेंशन ढूंढेगा एफ टिल्टा जो कि होगी मेरी बाउंडेड फंक्शन से आर पे, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड भी होते हैं, तो सी ए बी मेरा सबसेट होता है बी ए बी का, बाउंडेड फंक्शंस ऑन ए बी। ठीक है, ये z है ये x है, अगर z से r पे मैप हो तो उसको x से r पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऑल बाउंडेड फंक्शन से r पे कर सकता हूँ, ऐसे वाला तो ये रिजल्ट यूज करेगा, बी ए बी पर एक्सटेंड कर देगा फंक्शन को f टिल्टा नाम से, f टिल्टा की नॉर्म भी सेम रहेगी और जिस पर अप्लाई होना है
एक्स फंक्शन पे, कंटिन्यूअस फंक्शन पे, वो हमने CFB के अंदर ये नॉर्म होती है, ठीक है। और बाउंडेड फंक्शन के लिए भी ये वेल डिफाइंड हो जाएगी कि अगर फंक्शन बाउंडेड ही है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, यानी कि सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये वाली नॉर्म भी मैंने C से B पर एक्सटेंड कर ली। दिस नॉर्म जो कि C की होती थी, सेम नॉर्म मैं B पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऐसे करके सेम नॉर्म का एक एक्सटेंडेड फंक्शनल जरूर मिलेगा। और इस एफ टिल्टा के लिए अब ये रिजल्ट करेगा कि अगर बाउंडेड से डिफाइन हो आर पे, तो फिर मैं एफ टिल्टा को लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ सम बाउंडेड फंक्शन डी ओमेगा, जिसको जो कि स्मॉल एफ को लिखना, इस एफ को लिखना था। और उसकी नॉर्म, सिंस दिस नॉर्म्स आर सेम, और यहाँ पे दिखाएगा इसकी नॉर्म डब्ल्यू के वेरिएशन के इक्वल है। ऐसा कुछ करेगा, ये फंक्शन बाउंडेड लेके चलेगा, बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड प्रूव करेगा तो ऑल कंटिन्यूअस के लिए भी अपने आप हो जाएगा फिर, क्योंकि कंटिन्यूअस आर आल्सो बाउंडेड। तो ये बाउंडेड में इस तरह के फंक्शन के बीच में डिफाइन कर रहा है ये एक्स टी, और एफ टिल्टा फिर उसके ऊपर डिफाइन करेगा, एफ टिल्टा ऑफ बाउंडेड फंक्शंस एक्स टी। एक्स टी फंक्शन क्या है बाउंडेड मेरा 0 A से B पर डिफाइंड है, वन एक्स टी फंक्शन। तो ये बाउंडेड है, जब 0 और 1 दो ही वैल्यू ले रहा तो ऑब्वियसली दिस एक्स टी इज बाउंडेड। टी तक 1 वैल्यू है और बाकी फिर सीधा 0, यानी कि अगर x0 देखूं मैं, x0 इज यानी कि एक्स ए इज a पर 1 और आगे सारा 0, एक्स बी इज पूरा ही 0, एक्स बी इज इस एक्स बी इज ना एक्स बी इज 1 एवरीवेयर 1 बी, ठीक है। ये जो भी टी है, इस टी से पहले 1 था, तो टी इज नाउ बी से पहले पूरा 1, बी पे 0 बस, वो वाला फंक्शन एक्स बी। इस तरह के फंक्शन सारे बाउंडेड हैं पर कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। तो बी बी में तो है, सी में नहीं है। तो एफ टिल्टा के डोमेन में आएंगे ये, एफ के डोमेन में नहीं आएंगे। एफ में कंटिन्यूअस फंक्शन आने हैं और इसमें बाउंडेड आने हैं, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन के हैं। दिस एक्स इज बाउंडेड एंड आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कितना वेरी हुआ फंक्शन वैल्यू में, फंक्शनल वैल्यू कभी 1 थी और 0 पे एंड करनी है, तो टोटल वेरिएशन इज 1, 1 वेरिएशन के फंक्शन है। ऑल ऑफ दीज एक्स टीज आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन 1, वेरिएशन ऑफ एक्स टी इज 1, बाउंडेड वेरिएशन के जरूर है। इस एक्स टी को तो पीछे ले लेगा ये, ठीक है। इस एक्स टी के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन किया इसने, ये एफ टिल्टा ऑफ एक्स टी, दिस एक्स टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एट टी। एक डब्ल्यू फंक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे एफ टिल्टा फंक्शन को यूज करके, फॉर एवरी फंक्शनल एफ टिल्टा। देखो स्टेटमेंट एक बार फिर से देखोगे कि मुझे ऐसा ढूंढना है कि फॉर गिवन एफ टिल्टा की मैंने ये वाली रिप्रेजेंटेशन ढूंढनी है। ये वाली रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई डब्ल्यू ढूंढ के लाना पड़ेगा बाउंडेड वेरिएशन का, जो कि एफ टिल्टा इस तरह से लिखा जा सके। तो वो डब्ल्यू पक्का मेरा एफ टिल्टा पर डिपेंड करेगा, तो वो डब्ल्यू डिफाइन कर रहा है फॉर गिवन एफ टिल्टा फंक्शनल, फॉर गिवन एफ टिल्टा डिफाइन डब्ल्यू फंक्शन ऑन ए बी डोमेन, कि ए पर तो 0 वैल्यू हो और आगे पूरी डोमेन में एफ टिल्टा ऑफ दिस फंक्शन, जो ये वाला फंक्शन है एफ टिल्टा एट दिस फंक्शन, बिकॉज एफ टिल्टा इज a function from set of all bounded functions to R। तो बाउंडेड फंक्शंस इसकी डोमेन होते हैं, तो ये वाले बाउंडेड फंक्शन इसकी डोमेन में लेके गया, उस पर जो वैल्यू एफ टिल्टा देता है वो मैंने डब्ल्यू डिफाइन कर दिया। अब दिखाएगा कि ये डब्ल्यू पहले तो बाउंडेड वेरिएशन का है, और फिर इसका जो वेरिएशन है वो इस एफ टिल्टा की नॉर्म के इक्वल है। यहाँ लेस देन दिखाया, बाद में ग्रेटर देन भी दिखाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। और एफ की और एफ टिल्टा की नॉर्म सेम रहेगी तो उसके भी इक्वल चला जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ प्रूफ चलेगा ये, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, एफ टिल्टा की और एफ की नॉर्म, ऐसे चलेगा।
मुश्किल है काफी, ये देखना पड़ेगा ये एक्स टी कैसा है। ये बीच में कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म में लिखेगा आर ए, ये आर ए की पावर आयटा थीटा लिख रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनका कुछ यूज करेगा, पार्टीशन लेगा। इसको बाउंडेड वेरिएशन का दिखाने के लिए ये कर रखा है। डब्ल्यू बाउंडेड वेरिएशन का क्यों होगा? क्योंकि डब्ल्यू ऑफ टी आई माइनस डब्ल्यू ऑफ टी आई माइनस वन की मोड वैल्यू का समेशन लूंगा मैं ओवर ऑल पार्टीशंस। दिस शुड बी फाइनाइट, ये फाइनाइट होना चाहिए। तो इधर वाली चीज को फाइनाइट प्रूव करेगा कि दिस राइट हैंड साइड इज फाइनाइट। ठीक है, तो प्रूफ बड़ा सा है, प्रूफ पता नहीं, मैंने सारा पढ़ा भी नहीं प्रूफ। आप देखोगे प्रूफ को, करना कुछ ऐसे ही है इसने। सर ये 16 मार्क्स पे आती है क्या? हाँ 16 नंबर का ही आएगा। आएगा तो किसी को अगर प्रूफ, जो पेपर बनाने वाले ने भी नहीं देखा होगा इसका प्रूफ कैसा है, वो हो सकता है 8 नंबर में पूछ ले, जब उसको यही नहीं पता होगा कि इसका प्रूफ छोटा है कि बड़ा है कि क्या है। और हन-बनाक थ्योरम तो 16 में ही आती है ना सर? अनबनाक थ्योरम 16 नंबर की आएगी, लेकिन इससे काफी इजी है। पढ़ोगे समझोगे, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। उसकी वीडियो नहीं मिलती सर यूट्यूब पर, और ना, डायरेक्ट वो समझ में आती नहीं है। अच्छा, अगर ये यूट्यूब नहीं होता तब तो लोग पढ़ाई नहीं करते। नहीं सर, सेल्फ स्टडी में थोड़ी हेल्प हो जाती है ना यूट्यूब से। ठीक है, अच्छी बुक पढ़ोगे तो बुक खुद पढ़ा देती है। अगर अलजेब्रा पढ़ना हो तो आइए ना, रस्टिन की बुक को पढ़ना, आपको अपने आप पता चलता जाएगा आगे क्या करना चाहिए, आगे अब क्या प्रूफ करेगा, आगे किस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो स्टोरी चलेगी ऐसे। ऐसा ये नोट्स वाली में से तो समझ में आई नहीं सर, इसमें से ट्राई कर लेंगे। इरविन क्रेजिक की बुक से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक सर है, तो ये सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीट हुई। में आई हुई है सर। हाँ, ये रिज रिप्रेजेंटेशन सर हर ईयर में आई हुई है, 23 में, 24 में, सारे में आई हुई है सर। पीछे यार साल देते हैं ये। देखो जो भी स्टेटमेंट रिजल्ट, आप ये सिलेबस उठा के देखा करो। सिलेबस में अगर कोई लाइन, कोई पूरी लाइन उसने सिलेबस की घेर रखी है, ठीक है, सिलेबस के अंदर बहुत बड़ी सी सेंटेंस बना हुआ है किसी रिजल्ट का, तो उसके आने के चांस ज्यादा हैं। सिलेबस से देख के बनता है पेपर। पेपर जो भी बनेगा वो सिलेबस उठाएगा, सिलेबस ही जाता है उसके पास कि ले भाई सिलेबस से पेपर बनाना, कोई बुक नहीं जाती उसके पास। तो वो सिलेबस उठाएगा, ये सिलेबस है, थर्ड यूनिट का जब बनाने लगेगा तो पहला देख रहा है उसको, ये रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फलाना दिखाड़ा अप टू इधर यहाँ तक एक लाइन है। एक रिजल्ट तो ये बना भाई पूछने का। दूसरा रिजल्ट इसमें बनता है अगर यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल क्या है, एक बनता है ओपन मैपिंग थ्योरम क्या है, और एक क्लोज ग्राफ थ्योरम। इन चार रिजल्ट्स में से 16 नंबर के दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। चार क्वेश्चन पूछने इस यूनिट सेक्शन में से, चार क्वेश्चन, चार तो यही हैं, और एक आधा क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर का कोई बना सकता है। रिफ्लेक्सिव स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस और रिफ्लेक्सिव स्पेस, ये दिखाओ। उसमें कैनोनिकल मैप को आपने ऑन टू दिखाना होता है, डायमेंशन ऑफ एक्स डबल स्टार सेम होती है वो सब। तो एक आधा रिजल्ट और बाहर का बचता है 8-8 नंबर का। 8 नंबर का एक या दो क्वेश्चन कोई पूछ भी लेगा तो भी 3 क्वेश्चन बच गए, तो इन्हीं 4 क्वेश्चन में से बनाने पड़ेंगे उसको, इन चार में से। तो 100% है कि 16 नंबर का एक तो इनमें से आएगा ही आएगा। ये सारे रिजल्ट कर लिए हमने। अब अगला यूनिट है, जैसे यूनिट 4 में से तुम करोगे तो यूनिट 4 में एक ये वाला रिजल्ट ने देखो कितनी लंबी लाइन घेर रखी है। फाइनाइट डायमेंशन के केस में वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस सेम होती है, तो पूछ लेगा वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस क्या है, और फाइनाइट डायमेंशन के केस में बताओ इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। और उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन पूरा किया है। इसमें ये लास्ट वाली लाइन भी बहुत बड़ी है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स। और एक ये वाला रिजल्ट, फाइनाइट डायमेंशन के केस में कॉम्पैक्टनेस इंप्लाइज ना, कॉम्पैक्ट एंड बाउंडेडनेस आर द सेम थिंग। इन तीन में से एक रिजल्ट जरूर आ जाएगा।
सारा सिलेबस तो खा गई है लाइन, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। सेकंड यूनिट में तुम कर लो, सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी बड़ी है। तीसरी और चौथी में कम रिजल्ट हैं, छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे। पहले दोनों यूनिट में इतने क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई अंत नहीं है क्वेश्चंस का। क्योंकि अकेले फाइनाइट डायमेंशन में ही बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइनाइट डायमेंशन सारी चीजें कंप्लीट हैं, सारी नॉर्म इक्विवेलेंट हैं, सारे क्लोज्ड हैं, सारे कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली क्लोज्ड एंड बाउंडेड है फाइनाइट के केस में। हाँ, और भी बहुत सारे हैं फाइनाइट के लिए रिजल्ट। सर इक्विवेलेंट नॉर्म तो 4th यूनिट में है ना, आपने सेकंड में भी करवाए थे। लिखा हुआ फोर्थ में, पर वो है फाइनाइट के लिए ही, तो वहां जाके पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, एक ही बात है सारी। ओके सर। कहीं भी पूछा जा सकता है, वो सेकंड में भी पूछ सकते हैं। फाइनाइट डायमेंशन का भी तो रिजल्ट है वो, फाइनाइट डायमेंशन में इक्विवेलेंट होती है सारी नॉर्म, तो रिजल्ट तो वो यस फाइनाइट सर। डायमेंशन का, ना सर कि ये इक्विवेलेंस ऑफ बता दो ना नॉर्म का। कि ये क्वेश्चन कहाँ तक अटेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में आप सिर्फ होल्डर एंड मिन्कोवास्की इनक्वलिटी तो जरूर कर लेना, ये वाला रिजल्ट। और उसके बाद सिर्फ ये चीजें कर लो बस, ये कंप्लीटनेस ऑफ देश 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 और एक नोट कंप्लीट का एग्जांपल, ये 3 चीजें कर लोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। होल्डर मिन्कोवास्की में ही आ गया, एलपी स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस, ये प्रूव करना, वो मिन्कोवास्की इनक्वलिटी ही है। अच्छा, वो वर्डिंग कुछ और लिख सकता है ऐसे, जैसे हमने असाइनमेंट में पूछ भी रखा है, प्रूव दैट एलपी स्पेस इज जो भी क्या नॉन लीनियर स्पेस, तो उसकी ट्रायंगल इनक्वलिटी करोगे तो उसमें मिन्कोवास्की इनक्वलिटी यूज होगी, तो वो मिन्कोवास्की ही पूछ रखी है। बाकी तीनों प्रॉपर्टी तो आसान आसान सी हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। जो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ ट्रायंगल में टाइम लगेगा, ट्रायंगल इज मिन्कोवास्की। ठीक है, तो सेकंड में पता नहीं, सेकंड में तो बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। हाँ, अनुमानक थ्योरम के चांसेस कम हैं, क्योंकि 16-16 नंबर के थर्ड यूनिट में से पूछने ही पूछने पड़ेंगे, तो बहुत सारे 16 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एग्जामिनर सोचता नहीं नहीं इतने ज्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़े कम कर लेता हूँ। आएगी तो 16 ही नंबर की आएगी, नहीं तो नहीं आएगी ये। तो इसमें फाइनाइट डायमेंशन वाला काम कर लो बस, फाइनाइट डायमेंशन से हो जाएगा क्वेश्चन, 8 नंबर का तो जरूर हो जाएगा। और एक ये कंटिन्यूटी का कर लो, कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस आर द सेम थिंग। ठीक है भैया, तो अपना सिलेबस कंप्लीट है। कल कल के वार है, मंडे। यस सर। हाँ, तो मंडे से मैडम लेंगी क्लास 5 बजे से, ओके ओके सर। सर। 5 से सर 7 हमारे असाइनमेंट कब तक आएंगे क्लासरूम में? मतलब जैसे आपने तो दे दिया लेकिन सबके तो नहीं आए हैं अभी भी। आ जाएंगे, तुम्हें क्या जल्दी है, जब आए जब कर दियो, तब तक पढ़ते रहो सुनते रहो। ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस लगा दी चैट बॉक्स में। यस सर। धीरे धीरे है ना स्ट्रेंथ कम होती जा रही है बच्चों की, तो इसका मतलब ये है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं प्रीवियस ईयर में जो नोट्स में तो मिल ही नहीं रहे सर, पता नहीं कहाँ से दे रखे हैं, वो कहाँ से इस ढूंढे। बुक में सब कुछ मिलेगा, तुम क्वेश्चंस भेज दो, इस बुक में सारा कुछ, हमें पेज नंबर बता दो फलाना पेज पे है। कौन सी बुक में सर? ये इरविन क्रेजिक वाली बुक में। ओके सर, ये आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हो सर लिंक से या कैसे भी बुक? मैंने ग्रुप में भेजी तो थी, अच्छा वही वाली है सर, ओके सर। 3 बुक भेजी थी ग्रुप में, एक और भेजी थी। आई हुई है सर ग्रुप में बुक। हाँ वही है ना, जो ढूंढेगा उसको मिल जाएगी। सर हार्ड कॉपी कब तक आएंगी बुक्स की सारी? हाँ, रखी होंगी डिपार्टमेंट में। नहीं नहीं सर सर, नहीं आए। स्टार्टिंग से लेकर अब तक 3 ही बुक चल रही हैं, 4th तक भी नहीं आई है।
3 बुक आगे मना कर दिया सर, ये बोले कि गूगल से निकाल के अपनी कॉपी निकलवा लेना। हाँ वो तो फिर नहीं आएंगे, वो तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट का रोल नहीं रहता। प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रिंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट के हाथ में रहता नहीं ये वाला काम। लास्ट टाइम भी ऐसा ही बोल रहे थे सर, लेकिन बाद में आ गई थी बुक्स। आ जाएंगी तो मिल जब जाएंगी। असाइनमेंट सबमिशन हुआ था ना सर, तो उस वक्त मिल गई थी। हाँ आएंगी तो ठीक है, नहीं तो आपके पास वो तो है ही, सॉफ्ट कॉपी तो है जी ही। सर, CSIR नेट के लिए कहाँ से कर सकते हैं? आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा रहेगा प्लेटफॉर्म? CSIR नेट के लिए आप सबसे अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा 3.25 लाख रुपए दे दो। नहीं सर, प्रिपरेशन। सब तो फ्रॉड चल रहा है हर जगह, तुम लोगों को पता नहीं क्या, ऐसे बातें कर रहे हैं। पता है सर। हाँ तो हर जगह ऐसे चल रहा है मेरे। हाँ सर तो सर 3.5 लाख आपने तो रुपए किया किस ही पे होगा। सर? तो आपने सब कहाँ से पढ़ा था सर? सबसे अच्छा तो वही है, और उससे थोड़ा सर कम अच्छा है कि आप पैसे खर्च करो, मेहनत करो, सीखो, पढ़ो, लिखो, तब जाके 1-2 बार नहीं होगा और फिर जाके होगा। ठीक है सेल्फ फिर स्टडी बेस्ट होगा। सेल्फ स्टडी। दूसरा क्या है, ऑनलाइन कोचिंग है हाँ वो सर, बढ़िया उसी है, का पूछ रही हूँ मैं। ऑफलाइन कोचिंग से वो बढ़िया है। सर SBT कोई करके है सर शायद। कोई बेस्ट सी कोचिंग हो तो ऑनलाइन बता देना, आप सजेस्ट कर देना नाम। ठीक है अभी नहीं मैडम। सर, ऑनलाइन वाले भी बेस्ट हाँ नहीं सर, है, वो भी मैं भी ज्यादा पैसे ऑनलाइन लेके कोचिंग का ही बैठ पूछ जाते हैं, रही फिर हूँ सर। आधा सिलेबस करवाते हैं। ऐसे ही है तो भगवान कहीं नहीं मिलेगा कि सारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और सारा कुछ पढ़ा भी देंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि तुम जो मर्जी कोचिंग पढ़ते रहो, पूरी कोचिंग में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं पढ़ाए हुए, आपके पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बस, बाकी के सारे नए क्वेश्चन ही आएंगे। आप ही बना दो सर कोई बैच। हम तो पढ़ा नहीं सकते गवर्नमेंट जॉब में। सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दो आप। ऑनलाइन है तो एक, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पहले देखा था मैंने, उसकी वीडियो ठीक लगी थी। अब हमने तो पढ़ा तो नहीं, हमने तो ऑफलाइन ही पढ़ा था, बहुत पहले किया था। एस एस कुछ SBT मैथ करके है शायद, SBT मैथ है या ऐसे करके है, SGT है कि SBT है कि ऐसा कुछ है। ओके सर। वो सर्च करना तुम, उसका मिल जाएगा, वो ठीक पढ़ाता लड़का। सारा ठीक है सर। सारा कोर्स कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसे होता कि 2 सब्जेक्ट सारा की तो याद भी नहीं रहेगा सर, सारा तो किसी कर भी नहीं टीचर के सकते, ठीक है, दो तीन सिलेक्टिव ही हो सब्जेक्ट पाता। 2-3 सब्जेक्ट करा रहा है, दूसरा टीचर उसने पकड़ रखा, वो इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो मिलजुल के काम करेंगे, 4-5 लोग मिलके पढ़ा पाएंगे। ठीक है तो अटेंडेंस मैंने कॉपी कर दी आपकी, अब बेशक मत डालो अटेंडेंस, और आप लीव कर सकते हो, 8 बजे ज्वाइन कर लियो सर की क्लास। 8 बजे होगी सर अभी? हाँ 6 से 7 भी मेरी ही रहती है ना, तो मेरा तो सिलेबस हो गया पूरा। सर अभी वो 7 बजे वाले टीचर अगर 6 बजे लेना चाहें तो ले सकते हैं आज, पर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अब नहीं करेंगे ऐसे, वो 7 बजे ही करेंगे। मैम ही लेती है सर। ये मैम कब से लेंगे सर, ये पूनम मैम? पूनम मैडम कल से लेंगे, कल 5 बजे से। ओके सर। सर आज एक दिन की क्लास बता रहे हो सर? सर एक दिन डाउट का रख लेना, बता देना सर। 8 बजे नहीं है क्लास, 7 बजे है ना। 7 से 8 है सर। 7 से 8 है, कौन पढ़ाएगा? तो सीमा का मैडम सीमा पढ़ाई। मैडम है। हाँ वो तो हर रोज लेती क्लास। हाँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रही है क्या मैडम? हाँ जी।
भाई 5 से 7 का जो शेड्यूल है आपका टाइम पीरियड है, उसमें 5 बजे वाली क्लास ही चलेगी। पूनम मैडम 2 घंटे पढ़ाया करेंगी अब से। ओके सर। अब तक उनकी क्लासेस मैंने ले रखी थी। मुझे 6 तारीख से मेरा कहीं पे ट्रेनिंग पे जाना था, मुझे मेरा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सर रिक्वेस्ट करके ले रखी थी कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं, मुझे आज तक की क्लासेस दे दो आप, बाद में आप मेरे वाले आप ले लेना। तो मेरी जो 6 बजे होती है क्लास, 6 से 7, वो मैडम पढ़ाया करेंगी उस टाइम पे, और खुद के टाइम पे भी 5 से 6 पे भी। तो 5 से 7 तक सेम ही क्लास चला करेगी। 5 वाले लिंक पे चलेगी, जो 5 बजे के लिंक है पूनम मैडम जिसमें पहला नाम है, वो वाले लिंक पे। ओके सर। सर डेट शीट का कोई कंफर्मेशन है क्या सर? कुछ नहीं है भाई, देखो ये सब डेट शीट और ये सब एग्जाम सेक्शन का काम है। अलग अलग आप समझा करो चीजों को। एग्जाम सेक्शन में जो लोग बैठे उन्होंने डिसाइड करना है, ओवरलैप ना करे, फलाना ना करे। डिपार्टमेंट का रोल नहीं रहता उसमें। वो डेट शीट देते हैं तब डिपार्टमेंट कंडक्ट करा लेता है पेपर। वो कभी भी आएंगी, कब नहीं आएंगी, कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ इसको, लिंक को।